क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर बताना बेटा जरा। 204 है, 204 तो बस आ ही गया है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो इसके अंदर अगर सवाल देखें तो सेक्शन 50 का क्वेश्चन है, जो कल हम लोगों ने पिछली क्लास में टॉपिक पढ़ा था। इसमें देखो तो कई सारे सवाल है बेटा, कई सारे केसेस हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। बहुत ही समराइज आंसर इन्होंने लिख दिया बुक में, तो आपको डिटेल में पहले समझना पड़ेगा, फिर आप लगा पाओगे। तो कह रहा है फर्नीचर का एक ब्लॉक है जिसका रेट ऑफ डिप्रेशन कितना है बेटा 10% का। 1/4/22 को इसकी ओपनिंग WDV 80,000 रुपए दे रखी है, तो ओपनिंग WDV हो गई 80,000। इस ब्लॉक के अंदर उन्होंने बताया है कि अभी मेरे पास 2 फर्नीचर है, तो मतलब कुल मिला के 2 है तभी तो ब्लॉक है, वरना एक होता तो काहे का ब्लॉक है ना। तो 2 फर्नीचर इसके अंदर हैं XY, जिनकी ओपनिंग WDV 80,000 है। फिर अलग अलग केसेस में अलग अलग आंसर आएंगे आपके, लेकिन ये ध्यान रखना ये तो हर सवाल में काम में आएगा इतना पार्ट, इसीलिए ऊपर लिखा, वरना सबका अलग अलग होता, सब में अलग अलग ना लिख देता। तो ओपनिंग W कांस्टेंट रहेगी क्वेश्चन में 80,000 रुपीज, और फिर उन्होंने इतना डेटा बता दिया है और इस डेटा के अनुसार हमें सवाल लगाना है। तो एक एक पार्ट करते जाते हैं, डिटेल में समझना है। अगर मैं केस A की बात करूं, ठीक है, तो ओपनिंग WDV हमारी हो गई जो कि 1/4/22 की है, वो कितनी है 80,000। फिर इसमें हम लोग ऐड करते हैं परचेज ड्यूरिंग द ईयर या एक्वायर ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ऐड करते हैं परचेज ड्यूरिंग द ईयर या एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर। तो इसमें हमने इस साल कोई एसेट परचेज करी, एक केस चल रहा, ध्यान रहे, कोई परचेज करी है, नहीं परचेज करी है तो नील। टोटल कितना हो जाएगा 80,000, माइनस करोगे सेल कितनी करी हमने। ठीक है, तो यहां पे आपने एक एसेट बेच दी है, कितने की 20,000 की। ध्यान रहे X मशीन केवल बेची है, जबकि पास ओपनिंग WDV थी, इसमें X और Y मशीन थी, तो इसका मतलब पूरा ब्लॉक नहीं बिका। होल ऑफ द ब्लॉक बिका है क्या, नहीं, पार्ट ऑफ द ब्लॉक सेल्ड हुआ है। यहां अगर वैल्यू बच जाएगी पॉजिटिव तो इसको बोलते थे WDV फॉर डेप्रिसिएशन। इस साल इस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन हम लोग क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा एट द रेट ऑफ 10%, यानी 6,000, और कोई कैपिटल गेन नहीं होगा। क्लियर हो गया, ये हो गया हमारा बेटा ए केस। चलो फटाफट नोट करो, थोड़ा थोड़ा समझते जाना है, थोड़ा थोड़ा नोट करते जाना है, क्योंकि इसी में अमेंड करते रहेंगे बार बार। हाँ बेटा हो गया, ए केस पूरा हो गया है। अब आ जाते हैं बी केस में। तो बी केस में देखो बेटा क्या चेंज है, ओपनिंग WDV तो वही रहेगी 80,000। बी केस में कह रहा था कि मशीन मैंने 60,000 की नहीं बेची है, 20,000 की नहीं बेची, कितने की बेच डाली है 1 लाख की बेच डाली है। तो ऐसे में क्या चेंज होंगे, तो हमने अगर 1 लाख की बेची होगी तो यहाँ निगेटिव आंसर आ रहा है, तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब भी आपने FC मशीन बेची है, ठीक है, नेगेटिव आएगा तो हमेशा गेन होगा, फिर तो कुछ ये नहीं देखना आपको पार्ट ऑफ द ब्लॉक है या फुल ब्लॉक है। नीचे नेगेटिव आ रहा है तो गेन, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो 2 बातें हो सकती हैं, फुल ब्लॉक बेचा तो लॉस, और अगर थोड़ा ब्लॉक बेचा है तो उसी पे हम डेप्रेशन क्लेम करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में ही बताया था, फटाक से नोट कर सकते हो। ये बी पार्ट हो गया हमारा।
ये सवाल में हमारा बी पार्ट हो गया। हो गया बेटा, सी पार्ट कराएं? चलो आ जाते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट में एक मशीन हम खरीद भी रहे हैं, ठीक है, एस फर्नीचर परचेज कर रहे हैं 35,000 में, और एक एक्स बेच भी रहे हैं, यानी कुछ परचेज भी कर रहे हो, कुछ सोल्ड भी कर रहे हो, और कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, देखते हैं। परचेज जो किया है वो कितने का किया है हमने? 35,000 का। अगर 35,000 का परचेज करते हैं तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाती? 1.35। एस मशीन खरीदी है, समझने के लिए लिख रहे हैं एक्स वाई जेड, वरना इसका कोई मतलब नहीं, सीधा परचेज लिखा जाता है। और परचेज के बगल में यहां लिखी जाती है कि इस एसेट को पुट टू यूज कब कर रहे हो, क्योंकि कल पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर पुट टू यूज का समय 180 दिन से कम हो गया तो इस वाली एसेट पे हाफ डेप्रेशन निकलेगा। तो यहां तो पुट टू यूज की डेट दे रखी है आपकी 1/7/2022, तो 1/7 अगर 22 तक काउंट करो तो 180 दिन से ज्यादा ही हो रहा है, 31 मार्च तक। तो यहां तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी आप परचेज लिखो तो आप उसके बगल में क्या लिखो? पुट टू यूज, डेप्रेशन निकालने में हेल्प करेगा। एक्स मशीन बेच रहे, कितने की बेच रहे हैं? 1 लाख की। कितना बचा? 15,000। इसको क्या बोलोगे आप? WDV फॉर डेप्रिसिएशन। इसी पे डेप्रेशन लगाओगे आप 10% के रेट से। कितना आ जाएगा हमारा? 1500 रुपए, ठीक है। तो 1500 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ये हो गया मेरा सवाल का सी केस। इस सवाल में इतने केस हैं कि सब कुछ समझ जाओगे आप, सारे प्रोविजन एक्सप्लेन हो जाएंगे सेक्शन 50 के। लिख लिया बेटा? चौथा केस डी केस। डी केस में एक एक्स बेच रहे हो, खरीद रहे हो, मतलब बेचना भी है, खरीदना भी है, सब है। इतना ही कॉमन रहेगा बस। और इसको पुट्टी यूज कब कर रहे हो ये भी देखना रहेगा। एस मशीन आपने खरीदी है 40,000 रुपए की इस बार, और पुट यूज किया है 1/7/22 को ही, तो टोटल हो गया हमारा कितना? 1,20,000। फिर से एक्स मशीन सोल्ड कर लो सिर्फ, लेकिन कितने में? तो कितना बचा? 1,10,000। ये हो जाएगा हमारा क्या? WDV फॉर डेप्रेशन। तो एट द रेट ऑफ 10% डेप्रेशन निकाल लो, डेप्रेशन का अमाउंट हो जाएगा 11,000 रुपए। ये हो गया हमारा डी केस। दैट इज केस नंबर डी।
हाँ बेटा नोट हो गया डी केस। चलो अगले केस पे आते हैं। नेक्स्ट अगले केस के अंदर यानी ई केस की अगर हम लोग बात करें, ई केस के अंदर तो एक्स वाई 80,000 की थी, आपने एस परचेज किया है 40,000 की, डेट चेंज कर दी उसने, खरीदा अब भी 40,000 की है, टोटल 1,20,000 हो रहा है। लेकिन जो एक साथ को था वो क्या हो गया हमारा 11/11/2022, टोटल 1,20,000 हो गया है। एक्स आपने अभी बेचा है कितने में 10,000 में, तो बचा 1,10,000, इसको क्या बोलेंगे हम लोग WDV फॉर डेप्रिसिएशन। लेकिन ध्यान रहे डेप्रिसिएशन तो हमें 1,10,000 पे ही लगाना है, लेकिन इस 1,10,000 के दो फैक्टर हो जाएंगे। नई मशीन क्योंकि आपने 11/11/22 को खरीदी है, ठीक है, तो ये हाफ में फॉल करेगी, 180 दिन से कम में फॉल करेगी, तो लगाना हमें 1,10 पे ही डेप्रेशन है, लेकिन हम 40 पे लगाएंगे आधा और बचे पे लगाएंगे पूरा। बचे का मतलब है 1,10 पे तुम 40 पे लगा चुके हो तो कितना बचेगा 70। तो जो डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, 40,000 पे जो नई वाली मशीनरी है इस पे लगाओगे हाफ, नॉर्मल डेप्रिसिएशन का रेट कितना होता है 10, तो इस पे लगाओगे आधा, और बचा हुआ 1,10 पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 40 पे लगा चुके हो तो कितना बचा 70 पे लगाओगे पूरा यानी कि 10%। इस तरीके से डेप्रिसिएशन क्लेम होगा। यही डेट अगर 180 दिन से पहले हो जाती तो अलग अलग करने की नीड ना आती, क्योंकि उस पर पूरा लगाना होता है, बाकी भी पूरा लगाना होता है। तो पिछले सालों में इसलिए अलग अलग नहीं किया था। कितना आ जाएगा बेटा ये 9,000, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो जाएगा 9,000। ये हो गया आपका केस ई। नोट करने वाला काम फटाफट करना है, समझने वाला काम आराम से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला कराएं बेटा। तो नेक्स्ट वाले में अगर देखें हम लोग, तो नेक्स्ट वाले में सारी कहानी वही है, सेल का अमाउंट चेंज कर दिया। सेल कितने में किया है 2 लाख में, तो नेगेटिव आ गया 80,000, ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कोई भी डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाओगे, वैल्यू नेगेटिव हो गई। ब्लॉक भले जिंदा रहेगा, ब्लॉक में एसेट है वाई वाली अभी, ठीक है, लेकिन उस पर कोई डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया बेटा केस नंबर एफ। एफ केस हो गया। जी केस में देखो बेटा क्या डिफरेंस है, आपकी परचेज कुछ नहीं किया, परचेज है ही नहीं, परचेज है ही नहीं, टोटल वही रहेगा 80,000, और अब की जो सेल किया उसमें एक्स वाई दोनों बेच डाली, ठीक है,
इसके बाद जी वाला केस चल रहा है ये। तो दोनों की दोनों एसेट बेस डाली है 35 और 10 45,000 रुपए में। तो अब 35,000 आ गया तो इसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। सारी एसेट बेस डालोगे तो ब्लॉक नहीं बचेगा, ब्लॉक ही नहीं बचेगा तो डिप्रेशन किस पे लगा लें। तो ऐसे में अगर नेगेटिव आया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और अगर पॉजिटिव आया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अभी तक इसके ऊपर के जितने पार्ट थे उसमें आप पार्ट ऑफ द ब्लॉक सेल कर रहे थे, इसमें आपने पूरा ब्लॉक बेच डाला है। हो गया बेटा। अगला केस देखो, नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में एक टी मशीन आपने परचेज करी है, ठीक है। टी फर्नीचर परचेज किया कितने का? 5,000 का। कब परचेज किया है? 1/7/22 को। तो ऐसी कोई आधे वाली समस्या तो नहीं आएगी यहाँ, क्योंकि 180 दिन से ज्यादा ही होगा। टोटल हो गया 85,000 का। एक्स वाई बेचा है आपने 45,000 पे, तो 40,000 क्या हो जाएगा? WDV फॉर डेप्रिसिएशन। फिर से पूरा ब्लॉक नहीं बुका, क्योंकि एक्स वाई थे, टी भी तो आ गया है, अब एक्स वाई टी है 3 है, तो अभी ब्लॉक में टी जिंदा है, तो फिर से पूरा ब्लॉक नहीं बिका है। WDV फॉर डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 40,000 पे डेप्रिसिएशन लगाना है। और इस बार 5,000 को अलग करने की भी नीड नहीं है, क्योंकि इस पे भी पूरा ही लगेगा, है ना। वरना अगर 5 पे कहीं डेट आती नवंबर दिसंबर तो 5 पे अलग लगाते, बाकी 35 पे अलग लगाते। अब 5 भी पूरा लगाना है, बाकी 35 पूरा लगाना है, तो इकट्ठे ही पूरा लगा लो। तो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% निकाल लो, जो कि कितना हो जाएगा? 4,000 रुपए। डेप्रिसिएशन निकालने में दो पार्ट में तभी तोड़ते हैं जब ये नई वाली एसेट आपने कब खरीदी हो। ऐसी डेट को खरीदो कि वहां से 31 मार्च तक 180 दिन से कम रह जाए, तब अलग अलग करना होता है, वरना इकट्ठा ही निकाल देना होता है। कौन सा केस है बेटा? एच। ये हो गया एच केस। एच के बाद बेटा आई केस। आई के अंदर क्या हुआ है? जेड फर्नीचर परचेज किया है 40,000 का और पुट टू यूज किया है 11/11/22 से, बेचा कुछ नहीं। तो सेल इस बार कुछ नहीं है, हम लोग सेल में कुछ सेल ही नहीं हो रहा है। जेड फर्नीचर परचेज करते हैं, उसकी एक डेट लिखी हुई है, तो वो सब अपना कांड कर देते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने जेड परचेज किया है, कितने में परचेज किया है? 40,000 रुपए में। और कब परचेज किया है? 1/7/22 को। परचेज की डेट से मतलब नहीं होता हमें, किसकी डेट से? पुट टू यूज की। जिसमें दोनों अलग अलग डेट नहीं दे रखी होती उसमें ये प्रिजम्पशन रहता है कि पुट टू यूज और परचेज एक ही डेट को हुआ है।
अदरवाइज मुझे पुट डेज की डेट से मतलब होता है, ना कि परचेज की डेट से। तो पुट यूज किया है आपने कब बेटा, 11/11/22 को किया है। तो टोटल हो गया 1,20,000, सेल कुछ नहीं किया है, तो 1,20,000 क्या हो जाएगा हमारा WDV फॉर डिप्रीसिएशन। लेकिन 1,20 पे डिप्रेशन लगाना है, 40 पे लगाएंगे हाफ और बाकी 80 पे लगाएंगे फुल, क्योंकि यहां पुट यूज की डेट से अगर काउंट करोगे तो 180 दिन से कम हो रहा है। तो 40 पे लगाओगे आप 5% का डिप्रीसिएशन और प्लस 80,000 पे लगाओगे आप 10% का डिप्रीसिएशन। 40,000 पे लगाओगे 5%, 80,000 पे लगाओगे आप 10%। फाइनली आ गया 10,000। तो सब जोड़ के 10,000 बताया जा रहा है। तो यहां पे आ गया आपका 10,000 रुपए। आई के बाद आता है केस जे, फटाफट नोट कर लो तो इसको हटाऊं मैं। हाँ बेटा, तो आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट पार्ट में अगर चलें तो एक्स वाई की ओपनिंग WDV अभी भी 80,000 है, ठीक है। और के वाले पार्ट में हमने क्या परचेज किया बेटा, क्यू परचेज किया। जे वाले में 50,000 का क्यू परचेज किया है, तो एक क्यू मशीन परचेज करिए 50,000 की, जिसको हम पुट टू यूज कब कर रहे हैं, 1/11/23 को, ठीक है। और इस एसेट को हमने जब परचेज किया था तो वो परचेज किया था प्रीवियस ईयर 21-22 में, 21-22 नहीं 22-23 में। देखो परचेज कब किया था, 1/7/22 को। तो परचेज का प्रीवियस ईयर निकालोगे तो 22-23 आएगा, और पुट टू यूज का निकालोगे तो फिर वो प्रीवियस ईयर 23-24 हुआ जा रहा है, ठीक है। तो देखो यहां परचेज वाली एसेट तभी ऐड करनी होती है जब पुट टू यूज आपने ड्यूरिंग द ईयर किया हो, ठीक है। पुट टू यूज कब किया हो, ड्यूरिंग द ईयर, तभी ऐड करना होता है, अदरवाइज नहीं ऐड करना है। तो अपने नोट्स में चाहो तो ये चीज अमेंड कर लो, जहां हम लोगों ने परचेज लिखा था दोनों जगह वहां ब्रैकेट में लिख लो इफ पुट टू यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तभी ऐड करना होगा, अदरवाइज नहीं। इफ पुट टू यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यहां पे जहां आपने परचेज लिखा था दोनों जगह पे आप लिख सकते हो, तभी ये जोड़ेंगे इफ पुट टू यूज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अपना जो प्रीवियस ईयर है उसमें अगर हमने पुट टू यूज किया है तब ऐड करना है इफ पुट टू यूज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, तभी ऐड करना है, अदरवाइज नहीं ऐड करना है। तो कुल मिला कह सकते हो इसको हम लोग पुट टू यूज तो 23-24 प्रीवियस ईयर में करेंगे, तो यहां ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं, तो यहां ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अपने समझने के लिए ना चाहो तो लिख सकते हो सिंस नॉट टू पुट टू यूज, नॉट टू ना लगाओ, नॉट पुट टू यूज इन प्रीवियस ईयर 22-23, अपने प्रीवियस ईयर में पुट टू यूज नहीं किया इसलिए यहां पे नहीं जोड़ रहे हैं। टोटल 80,000,
सेल कितने की हुई थी बेटा, सेल देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे चला गया हम लोग का सेल सेल सेल, ठीक है। सेल कितने की हुई थी हमारी, सेल हुई थी, सेल है ही नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है, सेल नहीं है तो नील लिखोगे और टोटल आ जाएगा 80,000, यही हो जाएगा WDV फॉर डेप्रिसिएशन, और इसी पे आप डेप्रिसिएशन लगा दोगे एट द रेट ऑफ 10%, 8,000 रुपये आ जाएगा। हाँ बेटा, तो ये केस हो गए हम लोग के IJ हो गया। अब आ जाते हैं K वाले में, ठीक है। K में R फर्नीचर परचेज किया है 30,000 का 11/11/22 को, ठीक है। खरीदा था आपने 21-22 में, लेकिन पुट टू यूज आपने कब किया है, 22-23 में ही किया है। तो हमें पुट टू यूज देखना होता है कि ड्यूरिंग द ईयर पुट टू यूज किया है कि नहीं किया, ठीक है। तो चेंज कर देते हैं इसमें हम लोग चीजें, तो जो फर्नीचर खरीदा है वो फर्नीचर खरीदा हम लोगों ने R फर्नीचर, और इसको हम लोग पुट टू यूज कर रहे हैं कब बेटा, क्या डेट लिखी थी, 11/11/22, ठीक है। 11/11/22 को हम लोग पुट टू यूज कर रहे हैं, और इसको खरीदा था प्रीवियस ईयर 21-22 में, ठीक है। इसको परचेज कब किया था, प्रीवियस ईयर 21-22 का। परचेज की डेट भी इंपॉर्टेंट होती है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है अभी समझेंगे हम लोग। 30,000 में खरीदा है, बेचा कुछ नहीं है, तो 1,10,000 नील और 1,10,000, ये हो जाएगा हमारा WDV फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाएंगे, इस बार इस 30 पे आधा नहीं करेंगे। अब कहोगे क्यों, पुट टू यूज से तो 180 दिन हो रहे हैं, लेकिन परचेज वाला ईयर और पुट टू यूज वाला ईयर सेम नहीं है। हमने बताया था हाफ डेप्रिसिएशन के लिए दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात, पुट टू यूज और परचेज सेम फाइनेंशियल ईयर में हुआ हो, और प्लस यूज का जो टाइम हो वो 180 दिन से कम। दोनों बातें पूरी करो तो आधा डेप्रिसिएशन, एक भी बात मिस हो गई तो फिर पूरा लगेगा, ठीक है। ये पढ़ाया था अपने नोट्स के अंदर, अगर आपको याद आ रहा हो तो, ठीक है। यहां पे बताया था कि हाफ कब लगेगा, कि अगर एसेट एक्वायर्ड और पुट टू यूज हो सेम ईयर में, पहली बात ये पूरी करो और फिर दूसरी बात ये पूरी करो। दो बातें पूरी हैं तो आधा लगेगा, एक भी बात अधूरी रह गई तो फिर पूरा ही लगेगा। तो यहां पे ये वाली बात अधूरी रह जा रही है। एक्वायर किया आपने 21-22 में, जबकि पुट टू यूज कब कर रहे हो, 22-23 में, इसलिए हाफ डेप्रिसिएशन हम नहीं लगा पाएंगे, लगाना पड़ेगा फुल। और फुल ही लगाना है तो आधा आधा क्यों करें, 30 अलग करें 80 अलग करें, क्या मतलब बनता है, सीधा लगा दो 10%। इसलिए बताया था कि परचेज की डेट इस रेफरेंस में इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि जब दोनों ईयर सेम ना हो तो समझ जाना कि हाफ नहीं लग पाएगा, फिर फुल ही लगेगा। दो बातें पूरी होंगी तो हाफ लगेगा। सेम फाइनेंशियल ईयर में परचेज होनी चाहिए और उसी फाइनेंशियल ईयर में पुट टू यूज भी होना चाहिए, और यूज का समय 180 दिन से कम हो। सारी बातें फुलफिल है तो आधा, नहीं तो पूरा। सारी बातें फुलफिल हैं तो हाफ लगेगा, नहीं तो लगेगा भैया फुल। और ये केस था हमारा के।
हाँ बेटा, आई थिंक नोट हो गया होगा। अगले वाले क्वेश्चन में आ जाए, अगर हम के पार्ट में आ जाते हैं तो फर्नीचर परचेज किया 10,000 का 1/7/22 को पुट टू यूज, सेम फाइनेंशियल ईयर में करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 11/11/22 को यूज करना चालू किया है, 10,000 में खरीदा था हम लोगों ने, और 11/11/22 को यूज करना चालू किया है। टोटल हो जाएगा हमारा 90,000 का, और जो सोल्ड किया है XY वो 10/6/16,000 का, तो 16,000 का बेच दिया, कितना बचेगा हमारा 74,000 रुपए। ये हो जाएगा WDV फॉर डेप्रिसिएशन। इसमें डेप्रिसिएशन कैसे लगाओगे, 10 पे लगाना पड़ेगा हाफ, और 64 पे लगाओगे फुल। 10 पे लगाएंगे हाफ रेट और बाकी पे लगाएंगे फुल, तो 6400 प्लस 5 6900 शायद आएगा। तो इस तरीके से 6900 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ये हो गया हमारा एल केस, केस नंबर एल। हाँ बेटा, आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने ये वाला केस भी। अगले वाले केस में क्या हुआ पहले देख लेते हैं। आर परचेज किया आपने 30,000 रुपए का, और इसी को बेच डाला है 40,000 रुपए में। ठीक है, 30 में खरीदा है, 40 में बेचा है। तो 30 में खरीदा है और खरीदा है 1/7/22 को, टोटल हो गया 1,10,000, बेचा है 40 में, आ जाएगा तुम्हारा 70,000। भले तुमने उसी को बेच डाला, इससे मतलब नहीं होता, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन एक एसेट पे नहीं लगाते, हम वैल्यू पे लगाते हैं। किसको बेच रहे हो इससे मतलब नहीं, बस ये देखना है सारी एसेट बिकी है कि कम बिकी, नई बेच रहे हो, पुरानी बेच रहे हो, आधी बेच रहे हो, इससे मतलब नहीं। सारा ब्लॉक खाली हो गया कि कुछ ब्लॉक में बचा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन ब्लॉक पे लगाया जाता है, ना कि एक इंडिविजुअल एसेट पे। तो इस बात से मतलब नहीं कि हमने नई वाली मशीन ही बेच डाली। ठीक है, तो 70 पे डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलेगा, और ये भी 1/7/22 को ही खरीदे हो, मतलब फुल ही लगेगा कुल मिला के। तो जो डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाओगे वो @10%, यानी कितना आ जाएगा हमारा 7,000 रुपीज। ये हो गया हमारा एम केस। एल वाला नहीं समझ में आया तो पूछा क्यों नहीं उससे पहले? देख ही रहे थे, नोट भी नहीं किया तुमने? नोट भी नहीं कर रहे थे तब भी नहीं पूछ पाए? एक तो ये हो सकता है कि नोट कर रहे थे, चलो समय नहीं मिला पूछने का, तुमने तो नोट भी नहीं किया, पूछा भी नहीं, क्या दिक्कत आ गई उसमें? तो ये पुट टू यूज वाला 1/7/22 से और 11/11 तक है, तो 80 डेज से ज्यादा है ना? उससे नहीं काउंट करना होता, पुट टू यूज की डेट से 31 मार्च 23 तक काउंट करना होता है। जो 180 दिन आपको गिनने हो, कहां से गिनने हैं? पुट टू यूज से 31 मार्च तक। तो 11/11 से 31 मार्च काउंट करो। ठीक है, तुम परचेज और पुट टू यूज के बीच का डिफरेंस ले रहे हो, ऐसा नहीं लेना होता है। पुट टू यूज से लेके 31 मार्च तक का, समझ गए? उसी वजह से गलती हो रही होगी तुमसे। हाँ बड़ा, नोट कर डालो फटाफट। ये केस हो गया एम, केस नंबर एम।
बेटा हटा दें। चलो अगले केस की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट केस देखिए, केस नंबर n। तो XY बेचा है 95,000 रुपए में, R खरीदा है 30,000 रुपए में। तो पहले R को खरीद लेते हैं 30,000 रुपए में। R को खरीदा है 30,000 रुपए में, वो भी कब खरीदा है? 11/11/22 को। तो 11/11/22 को खरीदा है, टोटल हो गया 1,10,000। बेचा है हम लोगों ने XY को, दोनों मिला के 95,000। तो कितना बच रहा है? दैट इज WDV फॉर डेप्रिसिएशन। अब मुझे 15,000 पे ही डेप्रिसिएशन निकालना, बहुत ध्यान से। डेप्रिसिएशन कितने पे निकालना है? और नई मशीन जो खरीदे वो 180 दिन से कम ही आ रही है, तो इसी पे हाफ लगा दोगे। ये वैल्यू ज्यादा आती है तो 30 पे हाफ, बचे हुए फुल। ये वैल्यू ही कम आ गई तो हाफ ही में फॉल करेगी पूरी की पूरी वैल्यू। अभी तक क्या होता था, ये वैल्यू नॉर्मली इस वैल्यू से ज्यादा आती थी, तो आप 30 अलग कर लेते थे, मतलब नई वाली की वैल्यू अलग कर लेते थे, रिमेनिंग पे आप फुल लगा लेते थे। अब यहां पता लगा इतनी वैल्यू बच रही है कि नई वाली की वैल्यू पूरा नहीं कर पा रही, तो पूरी वैल्यू पे मानते हैं कि नई वाले का ही पार्ट बचा होगा और इस पे हाफ ही क्लेम कर पाओगे, क्योंकि दिन 180 का कम आ रहे हैं। तो यहां जो डेप्रिसिएशन लगा पाओगे वो 15,000 पे क्लेम कर पाएंगे, वो भी हाफ रेट से। तो 750 रुपए आ जाएगा। क्लियर हुआ? नोट करो बेटा, यह है केस नंबर n और सबसे लास्ट में आएगा O केस। सबसे लास्ट में आ जाएगा केस नंबर O। हाँ बेटा, नोट हो गया हो तो बता देना, हटा देंगे। बुक में भी सोल्यूशन सब सही दे रखा है, बस थोड़ा समराइज फॉर्म में था। डिटेल फॉर्म में करते हो तो एक बार तो डिटेल फॉर्म में करना चाहिए ही, बाद में आप बुक से भी कर लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ बेटा, नेक्स्ट केस करने जा रहे हैं हम लोग ओ केस। ओ वाले केस के अंदर आपने कई सारी एसेट्स खरीदी हैं, एक नहीं खरीदी है, आपने इतनी सारी एसेट्स परचेज करी हैं। लेकिन इनमें से एक एसेट देखो बेटा, पहले जो डेट लिखी वो ध्यान से सवाल को समझना। लिखा है X 90,000 का सोल्ड किया है और फॉलोइंग फर्नीचर पुट टू यूज, यानी ये जो डेट लिखी है वो पुट टू यूज की डेटें हैं, परचेज की डेट उसने बाद में लिखी है। ये तो पहले पुट टू यूज की डेट है, बाद में परचेज की डेट है। इसमें जो क्यू फर्नीचर है उसकी पुट टू यूज डेट अगले साल में फॉल कर रही है, इसलिए क्यू को यहां नहीं जोड़ेंगे। ए को जोड़ेंगे, बी को जोड़ेंगे, जेड को जोड़ेंगे, पी को जोड़ेंगे, लेकिन क्यू को नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि उसकी पुट टू यूज की डेट अगले साल में फॉल कर रही है। परचेज वाली एसेट तभी ऐड करनी होती है जब आपने पुट टू यूज किया हो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में। जो अपना एग्जाम का प्रीवियस ईयर है 22-23 है, 22-23 के अंदर यूज किया होगा तो चलेगा। 22-23 के पहले किए होगे तो जानो, खुद जानो। 22-23 के बाद करोगे तो जब यूज करोगे तब उस साल हम जोड़ेंगे। तो यहां पे ए बी सी डी और जेड और पी जोड़ेंगे, बाकी सब नहीं जोड़ेंगे। तो परचेज में ए जोड़ेंगे, बी जोड़ेंगे, जेड जोड़ेंगे और पी जोड़ेंगे। ठीक है, पहले समझ लो फिर आराम से छाप लेना। वैल्यू है 30, 50, 60 और 10। 30, 50, 60 और 10। अब इनमें समझ लेते हैं कौन से हाफ में आएंगे, कौन से फुल में आएंगे। ठीक है, कौन से हाफ में आएंगे, कौन से फुल में आएंगे। तो ए वाला आ जाएगा तुम्हारा हाफ में, क्योंकि इसके पुट टू यूज की डेट से देखोगे 31 मार्च तक तो 180 दिन से कम ही हो रहा है। तो ये आएगा एलिजिबल फॉर हाफ डेप्रिसिएशन, इसमें हाफ लगा पाओगे। समझ में आ रही बातें? ऐसे ही अगर बी में देखो तो देखो बेटा, खरीदा है आपने कब
15/8/22 को, यानी 22-23 में, यूज भी 22-23 में कर रहे हो, और ये भी 180 दिन से कम निकल के आ रहा है। 18/2 से 31 मार्च कितने दिन हो गए? 40-45 दिन होंगे, मतलब हाफ में आएगा। तो इस पे भी हाफ लगा पाओगे। तो ये दोनों हाफ में आ पा रहे हैं, ये भी हाफ में फॉल कर पा रही, ये भी हाफ में फॉल कर पा रही। बगल में लिख दिया, कोई जरूरी नहीं कि डेट वगैरह लिखे हो, तो समझाने के लिए बार बार लिख रहे थे। क्वेश्चन होगा तो उसी के सामने अपना कर लेंगे, किसमें हाफ हो रहा, किसमें फुल हो रहा है। इसके बाद अगला, ये जो परचेज करी है, ये करी है आपने प्रीवियस ईयर 21-22 में, प्रीवियस ईयर 21-22 में परचेज करी है, जबकि यूज कब कर रहे हो? 22-23 में, और यूज के दिन भी वैसे ज्यादा ही हो रहे हैं। फिर भी अगर यूज के दिन कम भी होते तो भी आप फुल लगाते, तो इसमें हाफ तो नहीं लग पाएगा। लास्ट वाली में खरीदा है आपने 21-22 में और यूज कर रहे हो 22-23 में, दिन भले 180 से कम हो रहा है लेकिन फुल ही चार्ज कर पाएंगे, क्योंकि एक बात तो अधूरी रह गई ना कि आपने पुट टू यूज और परचेज सेम फाइनेंशियल ईयर में किया हो, वो बात अधूरी रह जा रही है। इसलिए इस पे भी फुल लग पाएगा, इस पे भी फुल लग पाएगा, यानी कुल मिला के केवल 80,000 के एसेट आ पा रहे हैं जिनमें हाफ लगा पाओ। सेल कुछ किया है बेटा हमने? सेल किया है, बिल्कुल किया है। एक्स फर्नीचर बेचा है 90,000 रुपए का। पहले इसका टोटल करो, सब कुछ करने के बाद ऊपर वाला 80 भी जोड़ लियो, 2,30,000 माइनस करोगे सेल 90 की, ये हो जाएगा हमारा WDV फॉर डेप्रिसिएशन। 140 में 80 पे लगाना है हाफ, यानी 80 पे लगाओगे 5% और रिमेनिंग 60 पे लगाओगे फुल, यानी कि 10%। ठीक है, तो ये हो गया 6 और ये हो गया तुम्हारा 4, 10,000। तो टोटल आ जाएगा आपका 10,000 का डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत? इस तरीके से पूरा किया जाएगा, आप लगाओगे और फाइनली सॉल्यूशन में देखोगे तो इसी तरीके से हैं। अब इनके समराइज आंसर भी देखोगे तो समझ में आएंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव मोड में आपने कर रखा है कॉपी के अंदर, और जब समझ में यहां से ना आए तो कॉपी खोल के देख लेना दोबारा, फिर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जब भी आप रिवाइज करो, कॉपी पे जो सोल्यूशन आपने कर रखा उसको देख के रिवाइज करो, जल्दी हो जाएगा। बुक से सोल्यूशन देखने के चक्कर में करोगे तो फिर कॉपी बनाई क्यों थी, फाड़ के फेंक दो उसको। बात समझ रहे हो? कॉपी बनाते ही इसलिए हो कि रिवीजन के समय आप कॉपी की मदद लोगे, और कॉपी की हेल्प लेनी ही नहीं है तो तुरंत तो समझ में आ ही जाता है ना, फिर नोट करने की आवश्यकता कहां आ रही, तुरंत तो समझ ही लेते हो, फिर नोट करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो नोट भी करते हो, फिर रिवीजन के समय फिर मिस्टेक करते हो कि आप सोल्यूशन यहां से किताब से देखना शुरू करते हो। तो किताब से आपको सवाल देखना है, फिर लगाना है, आंसर फाइनली मैच करो कि ये सब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं तुम्हारे अनुसार, और वो आ गए तो ये देखने की नीड ही नहीं, खुद से लगाओ। देखना थोड़ी ना होता है, उसको तो दिखाई कहते हैं, जबकि कहा जाता है पढ़ना लिखना। लिखना पड़ता है आपको, पढ़ना पड़ता है। ये तो नहीं कि देखो सवाल, देखो आंसर देखो, इससे पढ़ाई तो नहीं ना हो पाती, आपको लगाना पड़ेगा। और जो बच्चे ऐसे देख देख के पढ़ाई करते हैं उनका पढ़ाई नहीं हो पाती। समझना अलग बात है, समझने के बाद फिर दिमाग में रख के फिर एग्जाम में लिख पाना अलग बात होती। तो जो बच्चा घर में भी लिखता है, कॉपी पेंसिल लगाता है, वही एग्जाम में भी कर पाता है। और जो बच्चा घर में ऐसे देखता सवाल, ऐसे नीचे देखता आंसर, तो जब टेस्ट होता तो ऐसे देखता रहता सवाल, आंसर तो होता नहीं, सवाल नहीं होता, वही देखता रहता है, फिर कर वही पाएगा जो घर में लगाया होगा उसने 3-4 बार। ठीक है, तो इसलिए करना पड़ेगा बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी। और इन सब में क्या होता है कि चीजें ज्यादा होती, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी तभी हो पाएगा। सारा आंसर फाइनली सब कुछ वही आएंगे, जो भी निकाले हैं आपने वही सब आंसर आ रहे होंगे, जितने भी निकाले थे आप मैच कर सकते हो अपने आंसर के साथ में। हाँ बेटा, नोट कर डालो इसको, ये लास्ट केस है। बाकी अनमोल तुम तो समझ ही गए होगे बेटा कि फाउंडेशन और इंटर में क्या डिफरेंस है। 2-3 दिन से पढ़ते पढ़ते तुम्हें आइडिया तो लग ही गया होगा। फाउंडेशन और इंटर का कोई मेल ही नहीं है।
पूरा फाउंडेशन की पढ़ाई में इंटर की पढ़ाई शुरू ही नहीं हो पाती इतना पढ़ने के बाद। काफी इजी है सर। इंटर इजी है। फाउंडेशन इंटर इजी है। समझना इजी है भाई, करना हाँ बड़ा नोट हो गया, आगे कराया जाए। तो सेक्शन 50 वाला जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें जो हम लोगों ने नोट्स में लिखी थी, नोट्स बनाया था आप लोगों ने, ये वाला ये समझ में आ गया किस तरीके से अप्लाई होगा सवाल के अंदर। और ये चीज आगे का जो चैप्टर पढ़ोगे ना कैपिटल गेन वाला, वहां के सवालों में ये प्रोविजन आएगा। तो प्रोविजन यहीं से आपको समझ के चलना है, सवाल वहां भी लगाएंगे। ये डिप्रिसिएशन वाले सवाल अगले चैप्टर, क्योंकि अभी आपने निकाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो अगला चैप्टर है। तो ये टॉपिक कह सकते हो कैपिटल गेन में भी फॉलो होता है थोड़ा सा, और यहां तो पूरा ही फॉलो होता है। कैपिटल गेन में ये नहीं कि यही आएगा, और भी चीजें, तो कैपिटल गेन का 2% हुआ। इसके बाद डेप्रिसिएशन के बाद एक और पॉइंट है, दैट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बाद एक और पॉइंट है, दैट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन। ये क्या कहता है समझो। एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है वो सारी एसेट्स पर नहीं मिलता है, केवल किस पे मिलता है, प्लांट एंड मशीनरी पे, ठीक है। केवल नई प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है बस। तो केवल न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए, वो भी नई वाली होनी चाहिए, पुरानी नहीं चलेगी। नई प्लांट एंड मशीनरी लगाओ, केवल उस पे दे पाएंगे बस। और इस एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट फिक्स है 20%। किसको मिल पाता है, ऐसे एसएससी जो किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर पावर वॉर की मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन करते हैं। या तो कोई प्रोडक्ट आर्टिकल बना रहे हो उसकी मैन्युफैक्चरिंग, या फिर पावर वाले बिजनेस में एंगेज हो, पावर का जनरेशन वाला बिजनेस करते हो या डिस्ट्रीब्यूशन वाला करते हो, तो आपको मिलने वाला है नई प्लांट मशीनरी पे 20% का, ठीक है। नई प्लांट मशीनरी एक्वायर होनी चाहिए, फैक्ट्री में लगनी चाहिए 1/4/2005 के बाद, यानी 1/4/5 से पहले एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिला करता था। ये जो कॉन्सेप्ट आया है वो 1/4/2005 के बाद आया है। प्लांट मशीनरी फैक्ट्री में लगनी चाहिए। अगर ऑफिस सेकंड हैंड लगाए होगे तो नहीं मिलेगा, ऑफिस के अंदर लगाए होगे तो भले नहीं है, लेकिन ऑफिस वाली मशीनरी पे नहीं मिलता है। प्लांट मशीनरी जिसका काम मैन्युफैक्चरिंग में लग रहा हो, फैक्ट्री में लगाओ। तो न्यू प्लांट मशीनरी एक्वायर करी गई हो, फैक्ट्री के अंदर इंस्टॉल किया गया हो, ना के अंदर ऑफिस के अंदर या किसी और चीज में, ठीक है। और कुछ प्लांट मशीनरी ऐसी होती है जिसमें 100% डिडक्शन मिलता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। साइंटिफिक रिसर्च है और 2-4 सेक्शन है जहां पे अगर कोई कैपिटल एसेट भी खरीदते हो तो 100% डिडक्शन मिल जाता है। तो जब 100% वहां दिए गए तो यहाँ क्या कर रहे हो, फिर उस पर एडिशनल नहीं मिल पाता। तो ये वाली बात जो है वो हम लोग जब उस पॉइंट पे आएंगे तब पढ़ लेंगे। फिर जैसे नॉर्मल डेप्रिसिएशन में हाफ का गेम होता है, वैसे एडिशनल में भी हाफ का गेम होता है। अगर वही पुट टू यूज और 180 दिन से कम वाली बीमारी होगी तो डिप्रेशन हाफ लगेगा, एडिशनल मतलब लगता 20, अब लगेगा 10, ठीक है। और रिमेनिंग जो 10 रहेगा वो अगले साल मिल जाएगा। मतलब बेनिफिट आपको 20% का ही मिलना है। अगर 180 दिन से ज्यादा आ रहा है तो इसी बार 20 ले लो, 180 से कम आ रहा है तो इस बार 10, अगली बार एडिशनल 10, ऐसे आधा हो जाएगा एडिशनल। और एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट बस एक ही बार मिल पाता है जब आप नई मशीन खरीदो। एक बार मशीन पुरानी हो गई तो फिर अगले साल से नहीं मिल पाएगा। ये कहानी है बेटा एडिशनल डेप्रिसिएशन की। समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का भी सवाल पड़ा हुआ है बुक में, वो भी करा देते हैं। अभी आपने सिर्फ पहला क्वेश्चन लगाया हम लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है यहाँ पे, नई बुक में क्वेश्चन की सीरीज जो है वो 63 से चालू हुई है पीजीबीबी में। एडिशनल डेप्रिसिएशन बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से हम लोग पढ़ सकते हैं, सारी बातें वही लिखी हुई, सब कुछ कहानी वही है। इसका प्रोविजन देखो यहाँ बताया है, ठीक है, एग्जाम्पल नहीं, प्रोविजन लिस्टेटेड है। एक नई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न खोली गई है, ठीक है, और उसने ये डिटेल हमको फर्निश करी है। हमको बताना है कि डेप्रिसिएशन असेसमेंट ईयर 22-23 में कितना मिलेगा और 23-24 में कितना मिलेगा, दोनों साल का बताना है। असेसमेंट ईयर 22-23 का भी बताओ और साथ में 23-24 का बताओ। कोई दिक्कत? चाहे असेसमेंट ईयर 22-23 बोले इसको, और चाहे इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रीवियस ईयर 21-22। असेसमेंट ईयर 23-24 बोले या इसको बोले प्रीवियस ईयर 22-23, बात ही की। चाहे असेसमेंट ईयर के रिस्पेक्ट में बात करो, चाहे प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में बात करो, लिखना मांगता है कि प्रीवियस ईयर बोल लो, असेसमेंट ईयर बोल लो। अब देखो बेटा, प्लांट ए एक्वायर किया था 2/4/21 को, तो कब एक्वायर किया है आपने, किस प्रीवियस ईयर में किया है, प्रीवियस ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 21-22 में एक्वायर किया है। पुट टू यूज की डेट नहीं दे रखी, तो ये मानो कि जिस दिन एक्वायर किया उसी दिन पुट टू यूज करते हो। तो 21-22 में आपने एक्वायर किया है, 5 लाख की कॉस्ट, जिसपे रेट ऑफ डिप्रेशन जो सवाल में गिवन होंगे वो हमेशा नॉर्मल डिप्रेशन के होंगे। एडिशनल का तुम्हें याद रखना है 20, वैसे तो नॉर्मल भी तुम्हें याद रखने हो सकता, नॉर्मल ना दे सवाल, ठीक है। यहां ये नहीं बोल रहा है कि आप एडिशनल निकालो, मुझे पूरा डिप्रेशन निकालना है, लेकिन टेक्निकली इन्होंने जो आंसर में दिया है वो केवल एडिशनल वाले का ही पार्ट दिया है। अच्छा, एडिशनल नॉर्मल सब निकाला इन्होंने, नॉर्मल एडिशनल सब निकाले, ठीक है। जब भी देखो बेटा, अगर खाली आपसे कहा जाता है डेप्रिसिएशन निकालो, तो डेप्रिसिएशन में नॉर्मल वाला भी निकालोगे जो पहले पढ़ा था, और जो एडिशनल है वो भी निकालोगे, दोनों को जोड़ के बताओगे, ठीक है। जब भी बोलेगा डेप्रिसिएशन निकालो तो हमें दोनों काउंट करने होंगे, नॉर्मल वाला भी और एडिशनल वाला भी, फिर फाइनली आंसर देना है हमें। तो पहले इन्होंने क्या किया, एडिशनल डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर ली, क्योंकि देखो बेटा फॉर्मेट तो वैसे ही बनेगा जैसे भी समझा था। ओपनिंग WDV लिखोगे सबसे पहले, फिर इसमें ऐड करते हो परचेज, ठीक है। परचेज इन्होंने इतनी का डाली, तो ये सब परचेज ऐड कर दिया, टोटल कर लिया, ठीक है। टोटल करने के बाद इसमें नॉर्मल डेप्रिसिएशन वगैरह ऐड किया, क्योंकि देखो 2 साल का काम कर रहे हैं बहुत ध्यान से, असेसमेंट ईयर 22-23 का और 23-24 का। तो इसमें देखो 3 एसेट जो है प्रीवियस ईयर 21-22 में खरीदी गई हैं, और एक खरीदी गई है 22-23 में। तो जब 22-23 का सामान लगाओगे तो आखिरी वाली ये जुड़ेगी, 21-22 का लगाओ तो ये तीनों जुड़ेंगी। तो दोनों को करके दिखाया जा रहा है। सवाल में 2 पार्ट हैं, यहां से लेके यहां तक समझ लो कि आपका हो गया असेसमेंट ईयर 22-23 की बात है या प्रीवियस ईयर 21-22 की बात है, और इसके बाद का रिमेनिंग पार्ट जो है वो अगले प्रीवियस ईयर का है, यानी प्रीवियस ईयर 22-23 बोलो या असेसमेंट ईयर 23-24 बोलो। तो पहले देखो, पहले तो कोई एसेट थी नहीं हमारे पास, इस प्रीवियस ईयर में ये 3 एसेट खरीदी, 5, 3, 2, 10 लाख की हो गई, 10 लाख जोड़ लिया, टोटल आ गया 10 लाख, सेल वगैरह कुछ नहीं हुई है। इस 10 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो आप चेक करो कि कौन कौन से पे हाफ लग रहा है, कौन कौन से फुल लग रहा है। नॉर्मल में लगाएंगे प्लस एडिशनल भी लगाएंगे, क्योंकि है तो सारे प्लांट इसी साल खरीदे हैं। तो ये देखो, तो 180 ज्यादा आएगा, ये 180 ज्यादा आएगा, लास्ट वाला 180 से कम आएगा, ठीक है। तो कह सकते हो 8 लाख पे लगाओगे 15% और 2 लाख पे लगाओगे 7.5, 8 पे 15, 2 पे 7.5, ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन है। एडिशनल के लिए 8 पे लगाओ 20 और 2 पे लगाओ 10, ठीक है। 8 पे लगाओ 20 और 2 पे लगाओ 10, यही देखो यहां किया गया है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन 8 पे लगाया गया 15, 2 पे लगाया गया 15 का आधा कर दिया, चाहे सीधा 7.5 कर देते या 15 का निकालने के बाद हाफ कर दो, बात वही। तो ये फिगर समझ में आ रही होगी। और एडिशनल वाला चाहे तो यही कंप्यूट करके लिख देते, तो हमें ये सब ना बनाना पड़ता। कैसे बनाते, 8 लाख पे लगा लेते 20%, 8 लाख पे लगा लेते कितना बेटा 20%, और 2 लाख पे लगा लेते कितना 10%। सीधा 180 की फिगर आपको मिल जाती। ऐसी दशा में आपको वाली टेबल बनाने की आवश्यकता ना पड़ती। क्यों फालतू बनाए, इतनी मेहनत काहे करें फालतू में, ऐसे कर देते।
कोई समस्या समझने में? माइनस कर दिया तो यहां ये फिगर आ गई 685, जो अगले साल की ओपनिंग WDV बन गई। फिर अगले साल जो हमने परचेज किया 1 लाख की, वो यहां जोड़ लिया, टोटल हो गया 7,85,000। अब डिप्रेशन लगाना 785 पे। अगले साल जो खरीदे वो 180 दिन से ज्यादा ही हो रहे हैं, तो आधे आधे कोई लफड़ा नहीं, आधे आधे कोई लफड़ा नहीं। 785 पे लगा लोगे सीधा 15%। एडिशनल पूरा 785 पे नहीं मिल पाएगा, एडिशनल हमेशा नई एसेट जो खरीदो उस पे मिलेगा। और इस साल जो नई एसेट खरीदी हो कितने खरीदी है? 1 लाख की, तो यहां मिल पाएगा आपको 1 लाख रुपए का 20%। 1 लाख की खरीदी थी, 2 लाख की खरीदी थी? 1 लाख की खरीदी थी, ठीक है। अच्छा यहां समझो बेटा, इसका भी जो हाफ बचा था ना वो यहां मिल जाएगा आपको। जो 2 लाख का 10% यहां निकाले थे और 2 लाख का रिमेनिंग 10% आपको यहां मिल जाएगा। तो यहां आपका ऐसे आएगा 2 लाख का रिमेनिंग 10% वाला एडिशनल और प्लस 1 लाख का 20%, ठीक है। इसी तरीके से यहां कैलकुलेशन करके दिखाई गई है। यहां देखो तो नया प्लांट मशीनरी खरीदे, इसका 20% पूरा पूरा इसी साल मिल पाएगा, अगले साल कुछ नहीं। ये भी पूरे साल में फॉल कर रहा था, पूरा पूरा एडिशनल 20% इसी साल में मिल पाएगा, अगले साल कुछ नहीं। लेकिन ये नॉर्मल 180 दिन से कम में फॉल कर रहा है, तो इसका 10% मिला यहां, रिमेनिंग 10% मिलेगा यहां। तो 2 लाख का 10% यहां, 10% यहां, आधा आधा करके। और ये वाला इसी साल खरीदा है तो यहां क्यों मिलेगा? यही मिलेगा सीधा 20%। तो जोड़ के दिखाया गया है, चाहे तो ऐसे कर लें, चाहे तो यहां हम कैलकुलेशन करके लिख लें, बात दोनों की सेम ही। हाँ बेटा, एडिशनल वाले डिप्रेशन में कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो पहले पूछ सकते हो, फिर आगे बढ़े हम लोग। बताओ बेटा, एडिशनल वाले में कोई बात अगर ना समझ में आई हो तो पूछ सकते हो। सारी बातें समझ में आ गई हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। 2 लाख वाला फिर से बताएं, कब खरीदी है आपने? किस डेट को खरीदी है? 15/12/21 को। यानी खरीदा तो प्रीवियस ईयर 21-22 में है, पुट टू यूज भी 21-22 में कर रहे हो, लेकिन पुट टू यूज के दिन जो आ रहे हो 180 से कम आ रहे हैं। 15/12 से 31 मार्च तक काउंट करोगे तो कम आएगा। और अभी पढ़ा था कि 180 से कम आएगा तो आधा एडिशनल डिप्रिसिएशन उसी प्रीवियस ईयर में मिलेगा और रिमेनिंग आधा अगले साल मिलेगा। तो इसका अगर आप निकालोगे 20% 2 लाख का तो आएगा 40,000, 20 इसी साल मिल जाएगा, 20,000 अगले साल मिलेगा, ठीक है। यही हम लोगों ने अभी नोट्स में पढ़ा था कि अगर पुट टू यूज के डेट जो है, यहां देखो ये लिखा हुआ है कि अगर पुट टू यूज जो है 180 दिन से कम है तो हाफ एडिशनल डिप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर में ही मिल जाएगा, रिमेनिंग हाफ जो है वो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में मिलेगा। क्लियर हो गया बेटा मुस्तकीम? परचेज से कोई मतलब नहीं है जिस ईयर में परचेज करा हो। मतलब है, वो भी मतलब है। इसमें लिखा हाँ लिखा नहीं, लेकिन मीनिंग वही है, सेम प्रीवियस, ठीक है। हाफ के लगाने के लिए सिंपल फंडा, चाहे हाफ एडिशनल में जाओ चाहे नॉर्मल में, पुट टू यूज और वो दोनों सेम ईयर में हो और 180 दिन से कम, ठीक है। उसकी कहानी नहीं चेंज है। पुट टू यूज वाली बात यहाँ लिखी नहीं है कि पुट टू यूज एक्वायर्ड सेम ईयर में हो, लेकिन वो है। पिछले साल खरीदे सर पुट टू यूज करेंगे और तब देखेंगे, आप ही देखेंगे। फिर से बोलो, पिछले साल खरीदी, हां सर पुट टू यूज इस साल कर रहे हैं, ठीक है, 180 दिन से कम हो रहा है, 180 से कम हो रहा है, तो कोई बात नहीं, इसी साल फुल ले लो, बात खत्म हो जाएगी, अगले साल नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो एडिशनल वाले में मिलना आपको 20% का ही बेनिफिट है, चाहे तुम 10-10 करके 2 बार ले लो, चाहे इस बार 20 ले लो। 10-10 का राइट तुम्हारे पास तभी आएगा जब पुट टू यूज एक्वायर्ड सेम ईयर में किया हो और 180 दिन से कम हो। अदरवाइज 20% उसी साल लेके खत्म कर दोगे जिस साल आपने पुट टू यूज किया है। हाँ बेटा क्लियर हो गया एडिशनल? चलो वापस आ जाते हैं। तो एडिशनल वाला ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो गया है, समझ गए हो। एक सवाल और है जिसमें हमें एडिशनल में निकालना, नॉर्मल निकालना, तो एक बार इसको करके दिखाते हैं लाइव, तो और ज्यादा क्लियरिटी के साथ आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो पाएंगे। इधर देखो बेटा, 1 सितंबर 22 को बिजनेस ही शुरू किया है, 1 सितंबर 22 को ही व्यापार शुरू किया है और इसमें कई सारी वैलिड सेट्स हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड हो जाएंगे, एडिशनल वाले भी और नॉर्मल वाले भी, सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा। हमारे पास एसेट है 2, एक तो बिल्डिंग है
और कई सारी प्लांट एंड मशीनरी है, तो बनेंगे 2 ब्लॉक, क्योंकि बिल्डिंग पे लगता है 10 और प्लांट मशीन पे लगता है 15। एडिशनल है 20, नॉर्मल 15। ठीक है, नॉर्मल के रेट पिछली क्लास में बताए गए थे। पिछली क्लास में थे ना, तुम नहीं थे? तो बस यही दिक्कत है। देखो नॉर्मल रेट 15%। कभी भी क्लास नहीं आ पाओ तो लाइव ज्वाइन कर लो, नहीं कर पाए तो उसी में रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ी रहती है, कर लो। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में ज्यादा दिन तक क्लास अवेलेबल नहीं रह पाती है, 48 घंटे तक रह पाती है, क्योंकि उसका बैकअप का डेटा है एक। उतने जीबी से ज्यादा ऐप में डालेंगे तो ऐप सही से नहीं चलेगा, क्रैश हो जाएगा। तो इसलिए उसमें लिमिटेड क्लास ही रख पाते हैं हम लोग, ये नहीं कि हमेशा आजीवन क्लास पड़ी रहे, डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है, वो चल नहीं पाएगा। तो अगर लाइव भी आप उस टाइम पे नहीं कर पाए घर पे, तो आपके पास 40-48 घंटे का समय रहता है, उसको कर लो। 40-48 घंटे भी टेक्निकली आपको नहीं जाने चाहिए, क्योंकि अगर कल वाली क्लास आप देख के नहीं आओगे तो आज मजा नहीं आएगा क्लास में आपको। तो इसलिए सिंपल सा फंडा है कि अगली क्लास से पहले उस क्लास को आप पूरा देख लो। उससे क्या होगा, अगली क्लास में उस क्लास का कोई इंपैक्ट आने वाला होगा तो उससे आप बच जाओगे। समझ लो, तो एकदम सिंपल सा फंडा है। ऑनलाइन एजुकेशन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो देखो, पढ़ाई में 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक डेडिकेशन, दूसरा कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब ऑनलाइन पढ़ाई में क्या होता है, सबसे पहली बात तो कंसिस्टेंसी नहीं आती। क्लास में आओ, मजबूरी में 10:30 बजे आए हो, अभी निकलोगे तो हम बोलेंगे ही, तो जबरदस्ती तुम्हें 2 घंटे बैठना पड़ रहा है। नहीं भी मन है तब भी बैठे हो, पढ़ रहे हो। ये चीज घर पे नहीं आ पाती। मन कर रहा, देख रहे, कहने बंद करो साला, बाद में देख लेंगे, कौन सा 48 घंटा तो रहेगी। बात समझ लो, तो कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है घर में, पहली बात। दूसरा डेडिकेशन, दृढ़ निश्चय, वो भी टूट जाता है घर में। घर में पता है लेटे हो, क्लास चल रही, कॉपी खुली नहीं, किताब खुली नहीं, वीडियो देख रहे हो टीवी जैसा। यहाँ क्या, कॉपी भी खुली, कुछ नोट भी करना है, रहता प्रेशर कि हाँ सब लोग कर रहे हैं, हमें भी करना है, तुरंत का तुरंत नोट कर लिया। घर में तुरंत नहीं नोट करता आदमी, कहता है चलो बाद में कर लेंगे। वो पेंडिंग का काम पेंडिंग होता रहता है, फिर अगले दिन का आदमी करे, पिछली क्लास का करे। तो टेक्निकली जो रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास ले लेते हैं, 2 घंटे कोई क्लास रहती है, उसको करने में 4 घंटे लग जाते हैं। कोई भी अगर वीडियो बना के आपको 1 घंटे का दे दें, तो 1 घंटा तो वीडियो देखोगे, कुछ नोट नहीं करोगे, फिर एक बार फिर से देखोगे, पॉज करके उसको नोट करोगे। समझ लो, तो टेक्निकली 1 घंटे की क्लास में लगते हैं 2 घंटे। और जहां लाइव में करते रहते हो, जब हमने नोट करने के लिए बोला तो हम कुछ कर थोड़ी ना रहे, सारे बच्चे यहां नोट कर रहे, तुम घर पे नोट कर लो, तो आपका काम उतनी देर में हो जाता है। और कोई डाउट आ रहा है तो इंटरेक्टिव रहती है, तुरंत ही पूछ लो अपने। और ऐसे क्या होता है, पता लगा तुम रात में देख रहे हो 11 बजे हम सो रहे हैं, समझ लो, तो कैसे पूछ पाओगे? तो ये दिक्कतें रहती हैं। तो ना कंसिस्टेंसी आ पाती है, ना डेडिकेशन। हाँ ये है कि चलो ठीक है, किसी वजह से क्लास आपकी छूट गई तो कम से कम नुकसान तो नहीं हुए, वो चीजें हमने बाद में पढ़ ली, बैकअप मिल गया, आपको प्रोवाइड कर दिया गया। वरना ऑनलाइन एजुकेशन जब से आया तब से और बच्चे बिगड़ रहे हैं, मतलब पढ़ाई अप टू द मार्क और नहीं हो पा रही है, और उसकी वजह से बच्चों को लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ना अलग बात है, लेकिन अप टू मार्क जितनी पढ़ाई चाहिए उस लेवल की पढ़ाई नहीं हो पाती, इसलिए बच्चा फेल हो रहा है। ऑनलाइन रिजल्ट बहुत डाउन है, एग्जाम की बात नहीं कर, ऑनलाइन पढ़ाई का बात कर रहे हैं। अगर 1000 बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है तो उस 1000 में मुश्किल से 20 पास हो पाते हैं, क्योंकि आधे लोग की क्लास पूरी नहीं हो पा रही है, आधे लोग की क्लास पूरी हो गई तो नोट्स नहीं बन पाए, रिवीजन के समय दिक्कत है, रिवीजन के समय फिर वही क्लास देख रहे हैं। समझ लो, क्योंकि टाइम आपका रिड्यूस ही नहीं हुआ। जब कोई चीज पहली बार पढ़ रहे हो तब भी तुम पीजीपी में 10 घंटा लगा रहे हो, और फिर भूल जाते हो, फिर रिवाइज करने के लिए फिर 10 घंटा घुसेड़ रहे हो, तो लर्निंग कर्व कहां चला गया आपका? इफेक्टिवली तो आप कहीं आ ही नहीं पा रहे हो। आप पता है पूरा सपोज करो डीटी पढ़ने में 200 घंटे लग रहे हैं, तो रिवाइज करने में फिर से 200 घंटे लगेंगे, और एंड के 1 महीने में बचेंगे कहां तो आपस इतने आवर्स। जब सोचो 4 महीने लग गए तुम्हारा पूरा पढ़ने में, तो रिवाइज करने में उस हिसाब से चलोगे तो 4 ही महीने लगेंगे, वो बचे हैं नहीं 4 महीने। तो वो बच्चा क्या कहता है, चलो भाई जून में नहीं देते, अगले साल दिसंबर में देते हैं। दिसंबर में है तो कहता अगले साल दिसंबर में देंगे, फिर अगले साल जून में देंगे, उसका डिले होता रहता है। तो ये सब बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। इसलिए पढ़ाई में सिंपल सा फंडा है, ऑफलाइन क्लास में और डिटेल में आप पढ़ो, चीजें करो, ज्यादा बेनिफिट ऑब्टेन कर पाओगे। ये सिंपल सा फंडा है। कभी छूट जाए अपना कर लो ऑनलाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं।
तो ये सवाल है, इसमें हम लोग करने जा रहे हैं बेटा, बहुत ही ध्यान से। इधर देखो, हमें डेप्रिसिएशन निकालना है सस्पेंड ईयर 23-24 का, और फिर एंड में कह रहा कितनी वैल्यू बच जाएगी, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू निकाल के बता देनी है 1 अप्रैल 23 की, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद क्या वैल्यू बची वो बता दो। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। अब इधर देखो बेटा बोर्ड पे बहुत ध्यान से, चलो इन्होंने सब अलग अलग किया है, मैं चलो इकट्ठा कर देता हूं बहुत ही ध्यान से। इधर देखो बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कौन सा है? 5 है, 65 है। चलो क्वेश्चन नंबर 65 है। इसमें दो चीजें आपने हैं, एक तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का तो बड़ा छोटा बनेगा, तो बिल्डिंग के ब्लॉक का तुरंत ही बना खत्म कर रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग में आपके पास कुछ ज्यादा है नहीं मटेरियल। अगर ओपनिंग WDV देखें इसकी, जो कि होगी 1/4/2022 की, तो 1/4/22 को तो व्यापारी नहीं था, तो एसेट कहां से आ जाएगी? ठीक है, केवल इसी साल आपने परचेज करी है, परचेज एंड पुट टू यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और वो कितने की परचेज करी है? 50 लाख की। ठीक है, इस तारीख को एक्वायर किया था, 1/9 को यूज कर रहे हो, यानी पुट टू यूज, और ये दोनों सेम ईयर में हो रहा है, और टाइम भी 180 दिन से ज्यादा लग रहा है। 1/9 से अगर काउंटिंग करो तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीना हो रहा है, मतलब 180 तो पार किए जा रहे हैं, यानी कुल मिला के फुल में फॉल करेंगे। तो खरीदा 50 लाख, टोटल हो गया 50 लाख, कुछ भी बेचा नहीं, कुछ भी बेचा नहीं, तो इसी 50 लाख पे हम लोग डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएंगे, दैट इज WDV फॉर डेप्रिसिएशन। तो इस पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकाल लोगे, 50 लाख का कितना बिल्डिंग पे लगता है? 10 लाख। कोई भी बिल्डिंग पे एडिशनल डेप्रिसिएशन लगता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पे लगता है, और वो जो ऑफिस में यूज करो। तो टेक्निकली बिल्डिंग का आ चुका है, माइनस कर देंगे तो ये मेरी क्लोजिंग WDV आ जाएगी, यानी WDV आ जाएगी इस साल की, चाहे एंड की डेट डाल दो चाहे अगले साल की शुरुआत की डेट डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही पूछा था कि डेप्रिसिएशन कितना लगा पाओगे और क्या WDV आएगी। एक एसेट की बता दी, दूसरे की बताने जा रहे हैं। तो बिल्डिंग का अगर देखोगे तो बिल्डिंग का देखो यही आंसर आया होगा फाइनली। अभी नोट भी करना है, यहां भी समझा देते हैं कि हाँ भाई वही चीज चल रही है। तो बिल्डिंग में तो कोई समस्या नहीं आई होगी। अब बात कर लेते हैं बेटा प्लांट एंड मशीनरी की। प्लांट मशीनरी में अभी सब नोट करना है। प्लांट मशीनरी में देखोगे तो ओपनिंग WDV, ठीक है, जो है हमारी 1/4/22 की नील, प्लस हमने खूब सारी एसेट परचेज करी। ठीक है, कई सारी हमने क्या कही बेटा, एसेट हमने परचेज करी। ठीक, एसेट परचेज करी हैं, कितनी कितनी आओ देख लेते हैं। एसेट परचेज करी है हमने ABCDEF, मोटर कार और AC। ठीक है, और सबका जो पुट यूज है वो कोई अगले साल नहीं गिर रहा है, सब इसी प्रीवियस ईयर में पुट यूज हो रहा है, मतलब ऐड तो सारे ही होंगे। ABCDEF, मोटर कार और AC सब ऐड होंगे। तो परचेज किया हमने A मशीन, B मशीन, C मशीन, D मशीन, E मशीन, F मशीन, इसके बाद कार और AC, इतनी एसेट परचेज किया है। इनकी अमाउंट बताओ कितने कितने हैं? 2 लाख, 5 लाख, 4 नहीं है, 10, 4, 3, फिर सबका सबमिशन बताओ कितना हुआ, इकट्ठा ही जोड़ देते हैं यहाँ। 32 लाख। कोई परेशानी? टोटल हो गया हमारा 32 लाख। ठीक है, अब यहां हम 2 कॉलम और बना रहे हैं अपने समझने के लिए।
दो कॉलम क्या है, डेप्रिसिएशन, इसमें हाफ लगेगा कि नहीं लगेगा, जिसमें हाफ लगेगा उसमें टिक कर लेंगे, मतलब हाफ में आ रहा है, जिसमें हाफ नहीं लग रहा उसमें नहीं टिक करेंगे, मतलब वो फुल में आ रहा है, हमें तो हाफ वाला निकाल लेना, बाकी फुल लगा देना है। तो चेक करना है किसमें हाफ लगेगा, किसमें नहीं लगेगा। और यहां लिखेंगे कि एडिशनल डेप्रिसिएशन इस पे लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा। जैसे इन दोनों पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लग पाएगा, रीजन है क्योंकि ये प्लांट मशीनरी ऑफिस में यूज ही नहीं हो सकती, मतलब फैक्ट्री के अंदर कहां कार चला दोगे, अंदर मशीनें है कि वहां कार चला दोगे। एफ में क्या है ऐसा, सेकंड कर रहे हैं अभी तो ये हटाया, अभी हमने सेकंड हैंड पढ़ाएंगे, अब पढ़ेंगे तो करेंगे, ठीक है। एफ भी हटा दे रहे क्योंकि सेकंड हैंड है, ठीक है। तो रीजन के साथ हम चीजें समझनी है। तो एफ प्लांट मशीनरी है लेकिन सेकंड हैंड है, तो कुल मिलाकर कह सकते हो केवल एडिशनल इन पांचों पे मिल पाएगा, इन तीन पे तो एडिशनल नहीं मिल पाएगा। समझ में आ गया लॉजिक। अब किस पे हाफ है, किस पे फुल है। देखो बेटा, जब हाफ फुल देखना हो तो एडिशनल के बारे में मत सोचो, और एडिशनल के बारे में सोचो तो हाफ फुल के बारे में ना सोचो। दोनों चीजें एक साथ सोचते हो तो क्रैश हो जाता है आपका दिमाग, ठीक है। जब हाफ फुल सोचना है तो एडिशनल के बारे में मत सोचो। हाफ फुल में तो भाई अगर एडिशनल भी लगेगा तब भी हाफ लगेगा, नॉर्मल लगेगा तब भी हाफ लगेगा। तो हाफ फुल देखना अलग बीमारी है, एडिशनल लगाना है कि नहीं लगाना वो अलग बीमारी है। दोनों एक साथ सोचने लगते हो तब गड़बड़ करते हो। तो एकदम क्लियर रखो, पहले हमने ये टिक कर लिया किस पे एडिशनल लगेगा नहीं लगेगा, अब ये टिक करने जा रहे हैं किस पे हाफ लगेगा और इस पे फुल लगेगा। एक बार ये टिक हो गया तो फिर फटाक से सोल्यूशन निकल आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चेक करते हैं बेटा, इधर देखो बेटा, ये हमने खरीदा और पुट टू यूज सेम ईयर में किया है और ज्यादा दिन हो रहे हैं, मतलब फुल में आएगा, तो हाफ तो नहीं लग पाएगा कुल मिला के, ठीक है। तो इसमें हाफ में क्रॉस बना दिया, मतलब इसमें हाफ नहीं लगेगा, फुल लगेगा तो लगेगा। हमें तो हाफ वाला देखना है ना, बाकी तो फुल लगना है। हाफ लगेगा नहीं लगेगा ये लिखना है हमको। सेकंड वाले में देखते हैं बेटा, सेकंड वाले में अगर देखें तो 7 6 को और 1 9 को, मतलब ये भी फुल में ही आएगा, हाफ में नहीं आ रहा है। तीसरा वाला देखें फुल में ही आएगा, हाफ में नहीं आएगा। यहां देखो हाफ में आ जाएगा। 31 अक्टूबर खरीदा है ना, नवंबर दिसंबर जनवरी में 5 महीना हो रहे हैं, 150 दिन, 2-4 दिन और आगे ले लो, लेकिन 180 तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो डी आएगी हाफ में, इसी तरह ई भी आएगी हाफ में। तो डी और ई हाफ में फॉल कर रही है, डी और ई हाफ में फॉल कर रही है, बाकी ये दोनों हाफ में फॉल नहीं कर रहे हैं। देखना एफ और इनका भी है, क्योंकि एडिशनल नहीं मिलता तो क्या हुआ, नॉर्मल में तो आधा पूरा चलेगा, इनका भी चेक करना है आपको, ठीक है। तो चेक इनका भी कर लेते हैं आगे। इसमें देखो तो 11 1 23 को खरीदे थे, इसमें भी ये भी हाफ में फॉल करेगी, अगली वाली भी हाफ में फॉल करेगी, सब हाफ में फॉल करेंगी। तो कुल मिला कह सकते हो ये सब हाफ में आएंगे, कोई दिक्कत। अब ये चार्ट अगर आपने डिजाइन कर लिया तो अब सवाल में कुछ बचेगा ही नहीं। इधर देखो, अब हम घटा रहे हैं बेटा डेप्रिसिएशन। एक तो लगेगा नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एक लगेगा डेप्रिसिएशन। बहुत ही ध्यान समझना, नॉर्मल लगा रहे, एडिशनल भूल जाओ। टोटल 32 लाख पे, यही तो 32 लाख यहां लिखे हैं आपने, ओपनिंग तो कुछ सही नहीं, 32 पे डेप्रिसिएशन लगाना है। 32 में देखो हाफ कितने में फॉल कर रहे हैं, नॉर्मल के लिए सोचना, अभी एडिशनल के लिए कुछ जाना। यहां देखो हाफ में कितना फॉल कर रहे हो आप, 4 3 7 2 9 9 5 14 1 15। टोटल 32 पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाना है, 15 पे आधा, 17 पे पूरा, बात खत्म हुई, ठीक है। तो 15 लाख पे लगा दो आधा और 17 लाख पे लगा दो पूरा। कितना आ गया बेटा, 3 इतना पक्का ना। आप इधर देखो एडिशनल की बात कर लेते हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात करें तो एडिशनल 32 लाख पे नहीं लगाना ना, 32 पे लगाना ही नहीं हमको। एडिशनल देखो इतने पे लगाना है, इन तीनों को छोड़ दो, इतने पे लगाना है एडिशनल। 2 5 7 10 17 17 7 24, टोटल 24 पे एडिशनल लगाना है, बाकी पे नहीं लगाना। और इस
24 में देखो तो 7 फॉलो कर रहे हैं हाफ में। इस 24 में देखो तो 7 फॉल कर रहे हैं हाफ में, क्योंकि टोटल 32 पे नहीं लगेगा एडिशनल डिप्रेशन। यहां देखो, यहां क्रॉस क्रॉस लगा है, तो एडिशनल के लिए केवल इतना रकम सोचो, ज्यादा ना सोच लेना। और ये हो रहा 24 लाख, तो एडिशनल ये पता चल गया कि 24 लाख पे एडिशनल लगाना है। अब ये सोच रहे हैं कि एडिशनल लगाना भी हो और आधा भी लगाना हो, तो ये आ रहे हैं 7 लाख। तो भैया 7 लाख पे एडिशनल लगाना है आधा, मतलब 10%, और बाकी 17 लाख पे लगाना है पूरा, यानी कि 20%। टोटल आ रहा है 410। इन दोनों को जोड़ दो, 7,77,500, और अगर माइनस कर दें तो यहां क्लोजिंग WDV आ जाएगी 1/4/2023 की। कितनी आ गई बेटा? 24 लाख 22,500। तो फाइनली अगर आंसर देखोगे तो यही आंसर आने को मिलेंगे, देखो ठीक है। ऐसे करके अगर बना लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, और अगर एग्जाम में या टेस्ट में आए तो ये बनाने की भी नीड नहीं है, क्योंकि ये बनाने वाला काम हम लोग पेपर पे कर देंगे। कौन लिखेगा इतना घंटे भर? ये तो समझाने के लिए लिखा हमने, वरना अगर मुझे एग्जाम में करना होता मैं ऐसा कदापि ना लिखता, सीधा परचेज लिखता 32 लाख, और ये जो 2 कॉलम बनाए थे ये कॉलम बना लेता मैं यहां वाले में, क्वेश्चन में ही सवाल में बना लेता, यहां पे अगल बगल लिख लेता मैं 2 कॉलम छोटे छोटे बना के, जिससे वो रकम मुझे पता चल जाती किस पे आधा लगाना किस पे पूरा। तो फालतू की जो मेहनत करनी पड़ रही है 10 लाइन और लिख के वेस्ट करो, वो टाइम आपका रिड्यूस हो जाता। समझ में आई बात? तो अभी कॉपी में तो पूरा बनाना है, एग्जाम में ये सब तो लिखा ही होगा, बस हमें यही तो चेक करना, 2 कॉलम यहां खींच लेते, हाफ लगना है कि नहीं, एडिशनल लगना है कि नहीं लगना, टिकिया लेते वहीं से जो वहां टिकिया है, फिर पता चल जाता किस पे हाफ लगाना किस पे फुल लगाना ना। तो फिर हम लोग को इतना लिखने की नीड ना आती, इतना बड़ा ये सब लिखा ही था सवाल में, ये भी लिखा था, बगल में ये 2 कॉलम और खोल लेते, तो ये रकमें जो पता चली ना 15 लाख 17 लाख 7 लाख 17 लाख, वो वहीं से पता चल जाती। तो इतना ना लिखना पड़ता, सोल्यूशन देखो इतना छोटा लगता। ओपनिंग लिखते नील, फिर 32 लाख ऐड करते, फिर 2 लाइन में घटाते, सीधा आंसर। समझ में बातें? अभी के लिए आपको सब कुछ नोट करना है, एग्जाम और टेस्ट में ऐसे ही शॉर्टकट आप अपना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। बुक में भी देखोगे तो ये सब कैलकुलेट करके दिखाया गया होगा, लेकिन वो सब बताया नहीं किस पे हाफ लग रहा किस पे फिल, सब नीचे नोट में रीजन के साथ उसने एक्सप्लेन किया होगा। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। बस ये कैलकुलेशन तो हम लोगों ने आंसर में ही दिखा दी, ठीक है। तो टेस्ट में या एग्जाम के अंदर आपको इतना करने की नीड नहीं आएगी, इतना बड़ा जो बॉक्स बनाया है ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बॉक्स नहीं बनाना अगर पड़ा तो आपके लिए तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, कम काम करना पड़ेगा, दिमाग तो उतना ही खर्चा होगा, मेहनत थोड़ी कम लगेगी लिखने वाली। क्लियर होगा फंडा? चलो नोट कर डालो। तो अब एडिशनल और नॉर्मल डिप्रेशन कैलकुलेट करना आपको आ गया होगा आराम से, कब आधा लगाना है कब पूरा लगाना है ये भी सब चेक कर लिया, एडिशनल कब लगाते हैं किस पे लगाते हैं कैसे लगाते हैं वो भी सीख लिया। जहां समझने में यहां तक कोई प्रॉब्लम आई वो पहले डिस्कस कर लेना, फिर आगे चलेंगे। टॉपिक बहुत है डीटी के अंदर, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे लेकिन टॉपिक नहीं खत्म होंगे।
कबीर वाईफाई वाला जो बटन है उसको एक बार बंद करके फिर ऑन कर दो। ओपन करते हैं। सर और ऊपर ये लो ऊपर हो गया। हाँ बेटा नोट हो गया। एडिशनल वाला सीखा। एडिशनल वाला समझा दे, कहाँ दिक्कत आ रही। ये साइन वाला मतलब एडिशनल ऊपर के ई तक मिलेगा फिर ये साइन तो एडिशनल लगाने के लिए हमें ये नहीं देखना। आप तो सब नोट कर चुके हो ना, मतलब एडिशनल लगाने में इसका दिमाग नहीं लगाना है। काट दिया हमने, यानी एडिशनल कितने पे लगाना है। इसकी रकम हो रही 24 लाख रुपए। अब इस 24 लाख में ये चेक करना है कि एडिशनल भी लगाना हो और आधा भी लगाना हो। तो ये केवल दो इसमें आप आ रहे हैं कि एडिशनल भी लगेगा और आधा भी लगेगा। तो टोटल 7 लाख पे एडिशनल लगाना है हाफ, और बचे हुए पे एडिशनल लगाना है लेकिन फुल। ऐसे कर लिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से काम आप कर सकते हो। चलो बेटा क्लियर हो गया होगा ये। तो एडिशनल वाली बातें ये क्लियर हो गई आपकी। नौ बेटा बातचीत नहीं करो पीछे, रिपीटर्स बहुत सारे बात करते हैं सब, इसीलिए मना करते हैं रिपीट करने वालों को, बाकी लोग को डिस्टर्ब करते हैं। बात करें तो अगली क्लास से भगा देंगे, चीज ध्यान रखना, ठीक है। फिर दोबारा पढ़ने आओगे दोबारा 6,000 रुपए लेंगे। एक तो अलाउ कर दो कि चलो अच्छा बेटा चलो भूल गए होगे पढ़ लो आके दोबारा, वो यहाँ पीछे पीछे लगाए पड़े हैं। हम तुम्हें थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, रिपीटर्स तो पैसा मिल ही चुका, पढ़ा चुके, एक बार बात खत्म हो गई।
हम तो नए बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनसे पैसा मिलना है, तो उनको कोई इसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं मिलनी चाहिए। तुम लोग के चक्कर में क्या हो, तो उनकी पढ़ाई छीछा लेदर होती है, तुम्हें तो फेल होना ही है, बाकी पे फेल करा दोगे। पढ़ाई में सीरियस रहता ही नहीं हूं, पता नहीं कौन सी किची पीछे चलती रही थी, पंचायत अगल बगल। पंचायत करनी हो घर में बैठो, यहां आना है तो चुपचाप पढ़ना है। तो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया, सारी बातें आपने पढ़ ली यहां से, ठीक है। इसके बाद एक होता है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का मीनिंग समझो पहले क्या है। ऐसा डेप्रिसिएशन which is could not be fully deducted from profits due to insufficient profit is termed as unabsorbed depreciation। साफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट की कमी होने की वजह से पूरा डेप्रिसिएशन आप उस प्रॉफिट में से नहीं घटा पाए, ठीक है। इनकम टैक्स में क्या होता है, पहले निकाला जाता है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, सारे खर्चे घटा लो डेप्रिसिएशन छोड़ के, डेप्रिसिएशन ना घटाओ बाकी सारे घटा लो। अब पता लगा ये बच रहा है हमारा 20,000 रुपए और डेप्रिसिएशन हमारा इस साल का 35,000 रुपया है, तो 35 कहां घटा पाएंगे, तो 20 से घटा पाओगे, और जो 15 नहीं घटा पाए इसको बोलेंगे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। तो जो प्रॉफिट ना होने की वजह से या कम होने की वजह से डेप्रिसिएशन आप नहीं घटा पा रहे हो, अलाउ नहीं करवा पा रहे हो, उस डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं हम लोग, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कहीं और से घटाया जा सकता है। ये जो टॉपिक आप इतना समझ रहे हो, ये आप पढ़ोगे सट ऑफ वाले चैप्टर में डिटेल में, जहां पे बाकी दूसरे हेड की इनकम से उसको माइनस किया जा सकता है। तो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वाला ये पन्ना हम आपको जब सट ऑफ वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। अभी अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या होता है वो समझाना हमारा काम था, वो आई थिंक समझ पाए होगे। अगर पीजीपी से नहीं घट पाता तो बाकी जो 4 हेड की इनकम होती है, सैलरी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है, हाउस प्रॉपर्टी है, आप वहां से बचा हुआ अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन घटा सकते हो। और अगर मान लो ऐसा भी हो जाए कि आपके पास 4 बिजनेस हैं, एक पे अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन नहीं घट पा रहा, बाकी 3 में घट गया है अपना, तो इधर का अनअब्जॉर्ब बाकी बिजनेस से घटा सकते हो, ठीक है। तो इसको घटाने के लिए कई रास्ते हर जगह से घटाया जा सकता है। तो दुनिया भर की और कहानी लिखी है जो आप टेक्निकली सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर में पढ़ोगे डिटेल में। तो ये वाला पॉइंट वहां एक्सप्लेन करेंगे ज्यादा अच्छे से, क्योंकि समझने लायक हो जाओगे उस समय आप। एक रूल ये है, ये समझो अभी, रूल नंबर 7A 7B 8, पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली बिजनेस इनकम। तो 3 ऐसे बिजनेस हैं, इन बिजनेस से थोड़ी इनकम मानी जाती है एग्रीकल्चर, और थोड़ी मानी जाती है इसकी इनकम कितनी बेटा, बिजनेस मानी जाती है। अगर आपका टी ग्रोइंग बिजनेस हो, ध्यान रहे इन तीनों में मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। अगर मान लो चाय पत्ती खरीद के बेच रहे होंगे तो पूरी बिजनेस इनकम है। चाय पत्ती उगा के बेचो, रबड़ उगा के बेचो, कॉफी उगा के बेचो, ऐसा ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो टी में है 60-40, 60 एग्रीकल्चर जो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, 40 बिजनेस जो पीजीपी में टैक्सेबल हो जाएगी। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, पहली क्लास में बताया गया था। रबड़ वाले में 65 एग्रीकल्चर जो एग्जेम्प्ट रहेगी, 35% बिजनेस इनकम जो टैक्सेबल रहेगी। और कॉफी में अगर रोस्टेड कॉफी है तो 60-40, और अगर नॉर्मल कॉफी है तो 75-25 रेट आपको याद रखने। जो बड़े वाले रेट हैं वो एग्रीकल्चर में आएंगे, जो छोटे वाले रेट हैं वो बिजनेस में आते हैं, ठीक है। हायर परसेंटेज जो है वो एग्रीकल्चर को डिफाइन करता है, ध्यान रखना, परसेंटेज तो याद ही रखना है। समझ में आया? अब एक सवाल है इस पे डिपेंडेंट, ठीक है, इस पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 64, ठीक है। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 है। 64 में क्या किया गया है, एक टी मैन्युफैक्चर बिजनेसमैन है जिसके पास 10 लाख की मशीनरी की ओपनिंग WDV थी, मतलब 10 लाख की साल खरीदा है, ओपनिंग WDV तो नहीं थी। इस साल 10 लाख की खरीदी और 10 लाख पे डेप्रिसिएशन देखो कैसे लगा रहे हैं, 10 लाख का 15% और फिर 40% कर लिया।
डेप्रिसिएशन में कह रहे हैं कि 60 हम हटा दे रहे हैं, 40 से लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। डेप्रिसिएशन आप पूरा लगाओ और आंसर जब निकल जाए तब उसका 60-40 करना। इनकम के बंटवारे होंगे, एक नहीं कि सेल करो तो 60-40 पे खर्चे 60-40, यानी कि पूरा सवाल है 60-40 में लगाएं। जो बाइफरकेशन 60-40 या 65-35 का होगा, पूरा सवाल जैसे लगाते हो वैसे ही लगाना है। डिप्रेशन जैसे लगता है लगाओ, हर चीज में 60-40 नहीं करनी। जब फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे तो फिर उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम वर्ड है, यानी जब इनकम आ जाए तब इसके बंटवारे करने, इनकम के बंटवारे करने, ना कि डेप्रिसिएशन का बंटवारा, ना कि सेल का बंटवारा, ना कि बाकी खर्चे का बंटवारा। तो इनकम जैसे निकलती वैसे ही निकलेगी। जब इनकम आ जाए तो 60% एग्रीकल्चर हो जाएगी एग्जाम, 40% टैक्सेबल हो जाएगी बिजनेस इनकम। इन्होंने क्या गलती कर रखी है अपने सोल्यूशन के अंदर कि इन्होंने डेप्रिसिएशन ही 60% हटा दिया और नाम लिख रहे हैं क्योंकि बिजनेस में एंगेज है इसलिए 60% एग्रीकल्चर होगी, तो मैं डेप्रिसिएशन केवल 40% का ले रहा हूं टोटल। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। आपसे सवाल में यही पूछा गया है यहां, ठीक है, कि आपके चाहते हैं जो उन्होंने वर्किंग करी है, जो सवाल लगाया है, इस वर्किंग पे कमेंट करवाना चाहते हैं कि वर्किंग ठीक है कि नहीं है, गलत है तो क्या गलत है वो बताओ, एक्सप्लेन करो और सही निकाल के बताओ। ठीक है, तो एक डिसीजन मेकिंग टाइप का क्वेश्चन है कि हाँ भाई इनमें क्या गलतियां वो आपको एक्सप्लेन करनी है, और अगर कोई गलती है तो उसको रेक्टिफाई करके एक नया सोल्यूशन आप उनके सामने प्रेजेंट करो। समझ में आया सवाल? फिर इनका कहा गया है कि इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन विदाउट क्लेमिंग एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 8 लाख की है, बिजनेस इनकम इनकी। ठीक है, बिजनेस इनकम जो है वो 8 लाख रुपए की है। कंप्यूट बिजनेस इनकम ऑफ अज्यूमिंग दैट इनकम फ्रॉम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड एग्रीकल्चर लिमिट इतना इतना। अब सॉल्यूशन में देखो क्या बताया गया है। पहले वही बात एक्सप्लेन करेंगे कि डेप्रिसिएशन जो उन्होंने लगाया वो करेक्ट नहीं लगाया है। डेप्रिसिएशन आपका पूरा ही पूरा अलाउ होगा और बाद में उसको 60-40 में डिवाइड करोगे। तो सोल्यूशन देखो कहां से चेंज हुआ, यहां तक तो 10 ही लाख आएगा जैसे आया था। डेप्रिसिएशन पूरा लगाओगे ना कि 40%। पूरा क्लेम करो, जो वैल्यू बचे वो लिखो, और अगले साल भी इन्होंने 2 साल का डेटा है, एक साल ऐसे लगाया 40%, फिर अगले साल भी जो बचा था उसका 40% किया। 2 साल का सवाल है, तो पहली बात पहले साल भी फुल लगाओगे, दूसरे साल भी फुल लगाओगे, यहां 40% करने की नीड नहीं आएगी। तो यही अगले साल भी 8,50,000 15% निकाला। ठीक है, एक बार आंसर आ गया, ठीक है, डेप्रेशन निकल गया आ गया हमारा, तो अब निकालेंगे प्रॉफिट। तो निकलना कि डेप्रेशन आप कितना क्लेम कर पाओगे। तो इस साल डेप्रेशन क्लेम करोगे, पिछले साल 1.5 लाख, लेकिन पिछले साल का सवाल नहीं लगाना है हमें, तो करंट ईयर का सवाल लगाना है। तो कहोगे सर पिछले साल का बना ही क्यों रहे, क्योंकि करंट ईयर का निकाल कैसे पाओगे जब तक शुरू चलेगा नहीं। बात समझ रहे हो? क्योंकि आपने एसेट जो परचेज करी है वो 10/4/21 को है, ये 10/4/22 को नहीं दे रखा है सवाल में, क्योंकि इस साल का डेप्रेशन लगाने के लिए हमें 1/4/22 की वैल्यू चाहिए, इसलिए डेप्रेशन हमें 2 साल के निकालने पड़ रहे हैं, जिससे हमारा करंट ईयर प्रीवियस ईयर 22-23 का डेप्रेशन निकल के आ पाए। तो इस साल का सही डेप्रेशन कितना आ गया, 1,27,500। इनकम कैसे निकालोगे, इस साल की इनकम जो दे रखी थी सवाल में, ठीक है, बिना डेप्रेशन घटाए, यानी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन दे रखा था 8 लाख, प्रॉफिट डेप्रेशन घटा दिया, इस साल का जो निकाला था अभी 1,27,500, फिर ये आ गया, और ये आने के बाद इसका 60% एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी एग्जेम्प्ट, बाकी 40% जो रहेगा वो बिजनेस इनकम में टैक्सेबल हो जाएगी, करके दिखाया गया। समझ गए? सर उसमें एडिशनल भी है ना? किसमें? इसी वाले में बस नॉर्मल 10%। एडिशनल की कोई यहाँ पे भी बात नहीं करी गई थी तो नहीं किया, वरना कर देते एडिशनल में लगा देते। ठीक है, हाँ लगेगा, ठीक है, एडिशनल भी लगेगा, कोई डाउट दिक्कत नहीं। फैक्ट्री में इंस्टॉल नहीं चाहिए ना मशीनरी, तो कहाँ इंस्टॉल करी इन्होंने? तभी तो नहीं लगा, नहीं लगेगा ना एडिशनल। लगेगा, फैक्ट्री बताया कहाँ, मशीनरी फैक्ट्री में लगती, कौन ऑफिस में लगाता है? अरे चाय उगा रहे हैं तो दो ही कहीं फैक्ट्री में उगाएंगे ना, कैसे करेंगे? ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि हो सकता है मशीनरी कोई बागान में लगा दे, जो मशीनरी पत्ते काटे या कुछ और करे, है ना, तो वो क्लैरिटी नहीं दे रखी सवाल में, इसलिए सवाल में नहीं लगाया गया। ठीक है, और वैसे भी जो वर्किंग कर रखी थी हमें इस पे कमेंट करना था टेक्निकली, बाकी बातों पे साइलेंट रहना है। जो वर्किंग जितनी कर रखी इन्हीं पे आपको कमेंट करके दिखाना है कि क्या वर्किंग इनकी गलत है। ऐसे तो हम ये भी कह सकते हैं इनकी बाकी इनकम भी तो हो सकती है, अदर सोर्स की इनकम हो सकती है, सवाल हमको बताया तब हम सवाल लगाएंगे, नहीं बैठे रहेंगे। तो जितना सवाल में डेटा उसके अनुसार आपको चलना है।
तो क्लैरिटी ये भी है कि भाई हो सकता है कि टी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मशीनें तो खेतों में भी लगती हैं कि फसल को काटने में काम में आ रहा है, चाहे बोई फिर उसको काटेंगे फिर पत्तियां निकलेंगी, बहुत सारे काम होते हैं। तो सकता है वहां पे कोई मशीन लगाई हो तो इसलिए काम में नहीं ले रहे हो एडिशनल। और एडिशनल में किसी चीज की आप दो ही चीजों की हैं, एडिशनल में किसी चीज की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कोई आर्टिकल वगैरह बना रहे हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, या फिर पावर जनरेटिंग कंपनी, तो टी वाली कंपनी वहां फॉल नहीं करेगी। ठीक है, तो इसलिए एडिशनल का कोई पॉइंट इसमें नहीं आ पा रहा है, ना ही आपको करना चाहिए। फिर एडिशनल डेप्रेशन वाला ये चीजें बता दी थी आपको, ये सारी चीजें हो गई हमारी। टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। चलो एक छोटा सा टॉपिक है वो भी कर लो यहाँ पे। और वो टॉपिक है ये सेक्शन 43A, सेक्शन 43A। पढ़ो जरा इसको, 2 लाइन का दे रखा है बस। हेलो, हाँ है, बताओ क्या वो बताओ। अच्छा ठीक है, आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा अगर रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी में कोई चेंज हो जाए तो उसका क्या इंपैक्ट डालोगे। ठीक है, तो अगर कोई एसेट हमने एक्वायर करी है फॉरेन कंट्री से थ्रू अ लोन ऑफ फॉरेन करेंसी, तो इस करेंसी में जो करेंसी के एक्सचेंज करने में लॉस गेन हो रहे हैं, इनको हम ब्लॉक ऑफ एसेट की WDV से एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, ब्लॉक ऑफ एसेट की WDV से इसको क्या कर दिया जाएगा बेटा, एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब ये करेंसी एक्सचेंज का क्या लॉस है क्या गेन है, थोड़ा हल्का सा समझना पड़ेगा, बहुत ध्यान से। थोड़ी समझने वाली बातें हैं, लिखने वाली बातें नहीं। देखो बेटा, हमने $1 लाख की एक एसेट खरीदी। एसेट हम बाहर से मंगा रहे हैं, बाहर तो पैसा चलेगा नहीं। फोन करके USA में पता किया तो मशीनरी $1 लाख की है, और पैसा है नहीं, तो हमने वहीं USA के एक बैंक से लोन ले लिया $1 लाख का। $1 लाख का लोन ले लिया और मशीनरी खरीद ली। तुम अब इंडिया में आएंगे, पता करेंगे $1 कितने का चल रहा है। तो मान लो मोटा मोटा $1 50 का चल रहा हो, तो अपनी जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां हम एसेट्स लिखेंगे, और एसेट की वैल्यू तो आपको रुपए में लिखनी पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस शीट इंडिया में बना रहे हो। बाकी सारी चीजें तो तुम लिखे होगे रुपए पैसे में, लायबिलिटी और सारी चीजें। तो क्या एसेट हम लिखते हैं $1 लाख, ऐसा तो होगा नहीं। लिहाजा अपनी बैलेंस शीट में हमें क्या लिखना है, रुपीज में लिखना है। तो जिस दिन आपने परचेज किया था, इसी के रेट से मल्टीप्लाई करके एसेट की वैल्यू लिख देते हो, और इसी रेट से मल्टीप्लाई करके आप लायबिलिटी, क्योंकि पेमेंट तो करना है लोन का ना, इसी रेट से मल्टीप्लाई करके आप लोन की वैल्यू बैलेंस शीट में लिख देते हैं। फिर पता चला टेक्निकली कि जब इसका पेमेंट करने जा रहे, क्योंकि पेमेंट 50 लाख का नहीं देना है, वो बैंक है कि बेटा $1 लाख हमें चाहिए। डॉलर रेट 500 हो जाए तुम समझो, डॉलर रेट 400 हो जाए तुम जानो, हमसे मतलब नहीं। हमें तुमने $1 लाख पे, मान लो हमने मशीन ही उधारी खरीदी सीधा, तो दुकानदार ने कहा भाई $1 लाख देने हैं। हमने कहा भैया 2-3 महीने की उधारी दे दो, उसने कहा चलो 3 महीने बाद दे देना। तो दुकानदार को $1 लाख पे करने। जिस दिन पेमेंट करने जा रहे हैं उस दिन डॉलर के रेट हो गए मान लो 53 रुपए, तो अब कितना पेमेंट करना पड़ेगा दुकानदार को, 53 लाख। जबकि सब समय खरीदा था उस समय का देखें तो 85 लाख हो रहा है, बुक्स में हम लिखे 50 लाख। तो 3 लाख जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, इससे आपका नुकसान हो रहा कि फायदा, नुकसान हो रहा। तो एसेट की कॉस्ट 3 लाख से बढ़ा देंगे, लॉस होगा तो प्लस कर देंगे, प्रॉफिट हो गया तो कम कर देंगे। ठीक है, तो यहां बगल में लिख लेना कि अगर लॉस हो गया तो हम लोग ऐड कर देंगे, और प्रॉफिट हो जाएगा तो लेस कर देंगे। लॉस हो जाएगा तो ऐड कर देंगे, और प्रॉफिट हो जाएगा तो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ब्लॉक ऑफ एसेट की WDV से। समझ में आया कॉन्सेप्ट?
तो अगर नुकसान हो गया तो एसेट की वैल्यू बढ़ा देंगे, और अगर फायदा हो गया तो एसेट की वैल्यू कम कर देंगे। ब्लॉक ऑफ एसेट की उस दिन की WDV से ट्रीटमेंट आ जाएंगे जिस दिन आप पेमेंट करोगे। इस बात का भी एक सवाल दे रखा है बुक में, तो वो करा देते हैं आपको। ये थोड़ा आगे मिलेगा 43A का सवाल। बुक में देखो जरा 43A कहां लिखा हुआ है। मिल गया। क्वेश्चन नंबर 71 पेज नंबर 217, इलिस्ट्रेशन 71 पेज नंबर 217। इधर देखो बेटा बुक में 1 लाख यूरो की एक एसेट खरीदी गई है 30/9 को, और फॉरेन से बैंक से लोन लेके खरीदा गया है। जिस दिन एसेट एक्वायर करी रेट कितना था 65 रुपए, तो एसेट हमने दिखा दी 65 लाख रुपए की इंडिया में। कोई दिक्कत? इस साल हमने 65 लाख पे डिप्रेशन में क्लेम कर लिया, वैल्यू बची 55,25,000। जब हम पेमेंट करने जा रहे हैं तो एक फॉरवर्ड एक्सचेंज किया हमने, और उस समय का रेट कितना चल रहा है 67 रुपए। ठीक है, पेमेंट नहीं किया, एक फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर लिया। फॉरवर्ड एग्रीमेंट में क्या होता है कि पेमेंट तो भले बाद में करनी होगी, लेकिन जो आज रेट डिसाइड हो जाएगा इसी रेट से पेमेंट करना होगा। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ते हो उसमें एक और डिटेलिंग एक होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, किसी फ्यूचर की डेट में कोई सामान या प्रोडक्ट खरीदना बेचना होगा, लेकिन रेट आज डिसाइड हो जाएंगे। तो यूएस डॉलर का पेमेंट भले बाद में करना होगा, लेकिन रेट डिसाइड हो गए कि 67 रुपए में यूएस डॉलर मिल जाएगा। तो ये एग्रीमेंट आप आरबीआई से भी कर सकते हो कि हमको 1 जनवरी 24 को चाहिए $100, आज ही जाके आज आरबीआई से एग्रीमेंट कर लो। 1 जनवरी 24 का रेट आज आरबीआई तुम्हें बता देगा। फिर रेट एक्चुअली में चाहे कम हो जाता हो, लेकिन आज एक रेट से तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा। वो तुम्हें आज पसंद आए तो ले लो। जैसे हमको लगता है कि 1 जनवरी 24 को डॉलर के प्राइस 100 रुपए हो जाएंगे, हमारा एक अंदाजा है, और आरबीआई से गए, हमने कहा भाई 1 जनवरी 24 को डॉलर चाहिए $500, किस रेट में दोगे? तो उसने कहा मान लो 80 में दे देंगे। तो हमने कहा एग्रीमेंट कर लो। तो हमारा सिद्धांत है, हमने सोचा था 100 में मिलेगा, 100 का रेट हो जाएगा, तो 80 में अपना चल रहा, तो हमने कहा फायदे का सौदा है, एग्रीमेंट कर डाला। रिलेटिव क्या हो, दिन रेट और डाउन हो गया, 25 रुपया हो गया, तो हम मर गए। इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये एश्योरेंस है कि रेट में जो अप एंड डाउन होंगे उसकी वजह से आपको टेंशन नहीं होगी। एक आज आपको क्लैरिटी के साथ पता चल गया कि यार 80 में आपको डॉलर 1 तारीख को मिल जाएंगे, चाहे रेट कम भी हो तब भी 80 खर्चा होगा, ज्यादा भी होगा तो बजट आपका यूनिफॉर्म हो गया कि इतने ही पैसे आपके लगने। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड एग्रीमेंट। समझ में आ गया? तो हमने अब फॉरवर्ड एग्रीमेंट कर लिया है, तो रेट भले अप डाउन हो, लेकिन हमें पेमेंट तो कितने से करना पड़ेगा 67 से। तो टेक्निकली बताओ फायदा होगा कि नुकसान होगा? पर डॉलर 2 रुपए का लॉस हो रहा है, पेमेंट अब 67 के हिसाब से करना पड़ेगा। 1 लाख डॉलर खरीदे थे तो 2 लाख का नुकसान हुआ, तो उस दिन के WDV में जाके जोड़ देंगे। पहले ये डिप्रेशन जो आएंगे उनको एड लेस करोगे, और फिर उस साल का डिप्रेशन आप निकालोगे। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया? तो अगर लॉस होंगे कन्वर्जन पे तो आप उसकी WC जाके एडजस्ट कर दोगे। पहले ये एडजस्टमेंट होंगे, फिर उस साल का डिप्रेशन निकलेगा। जैसे ये कांड जो हुआ था वो 22-23 में हुआ। एग्रीमेंट कब किया? 22-23 में। तो 22-23 का डिप्रेशन बाद में निकालो, पहले इसका एडजस्टमेंट डालो। ये सिंपल सा फंडा है। जो हमने कहानी बताई वही कहानी यहां पे भी लिखी है, थोड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, कैसे एक्वायर करें, अलग अलग फटफटाया है, दुनिया भर की कहानी बताई है, लेकिन फिर भी वही बताया इंक्रीज डिक्रीज होंगे तो उनको क्या करेंगे, ब्लॉक की वैल्यू से एडजस्ट कर देंगे। सारी कहानी वही है, ये सब लिखा गया है। ठीक है, तो इसी को समराइज भाषा में आपको हमने एक्सप्लेन करके दे दिया यहाँ पे, और इसका सवाल भी यहाँ से करा दिया। क्लियर हो गया? तो अभी के लिए आज के लिए यहीं तक करो, बाकी हम लोग आगे देखते हैं कल।